दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई राजा अपने सबसे खास और चतुर मंत्री से 100 घड़े भरकर चिंता मांग ले? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चिंता, फिक्र, परेशानी, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे ना तो छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है और न ही किसी तराजू पर तौला जा सकता है। लेकिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने सबसे चतुर नवरत्न बीरबल को आदेश दिया कि जाओ और लाहौर से 100 घड़े चिंता लेकर आओ, और अगर ऐसा न कर सको तो दरबार में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अब ज़रा सोचिए, जो चीज़ केवल इंसान के दिमाग का एक एहसास है, उसे आखिर एक मिट्टी के घड़े में कैसे भरा जा सकता है? ये किसी भी आम इंसान के लिए एक नामुमकिन काम था, लेकिन बीरबल कोई आम इंसान नहीं थे। आज की ये कहानी आपको न केवल हंसने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपको यह भी सोचने पर विवश कर देगी कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इंसान की बुद्धि से न निकाला जा सके। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिमाग की बत्ती पर। आज हम अकबर और बीरबल की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं छुप कर रह गई है। यह एक ऐसी दास्तान है जो आपको कूटनीति, हास्य और बुद्धिमानी के एक शानदार सफर पर ले जाएगी। मुगल सल्तनत का वो सुनहरा दौर था। दिल्ली और आगरा के किलों की दीवारें मुगल साम्राज्य की ताकत और शानो शौकत की गवाही देती थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार पूरे विश्व में अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सोने और चांदी से मढ़े हुए दरबार में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए विद्वान, शूरवीर और कलाकार मौजूद रहते थे। अकबर को अपने इस दरबार पर बहुत नाज था, और उससे भी ज्यादा नाज उन्हें अपने नवरत्नों पर था। इन नवरत्नों में सबसे चमकता हुआ हीरा थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण सूझबूझ के लिए पूरे साम्राज्य में मशहूर हो चुके थे। बादशाह अकबर किसी भी बड़ी से बड़ी राजनीतिक या व्यक्तिगत समस्या में फंसते तो उनकी नजरें सबसे पहले बीरबल को ही तलाशती थी। बीरबल के पास हर उलझन का ऐसा सुलझा हुआ जवाब होता था कि बड़े बड़े ज्ञानी भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। बादशाह और बीरबल का यह रिश्ता केवल एक राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि दो गहरे दोस्तों का भी था। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी गहरी होती हैं, और ये परछाई थी दरबार के उन अन्य मंत्रियों और दरबारियों की जलन की। दरबार में हर किसी को बीरबल की ये बढ़ती हुई लोकप्रियता और बादशाह की नजरों में उनका ये रुतबा बर्दाश्त नहीं था। मुल्ला दो प्याजा और उनके कुछ खास सिपह सालार हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब बीरबल कोई गलती करे और वे उसे बादशाह की नजरों से गिरा सके। इन जलने वाले दरबारियों की रात की नींदें और दिन का सुकून बीरबल की कामयाबी ने छीन लिया था। वे जब भी दरबार में आते, उनकी नजरें बीरबल पर टिकी रहती और उनके दिलों में एक ही आग जलती रहती। किसी तरह इस बीरबल को दरबार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालना है। एक दिन की बात है, आगरा के किले में एक गुप्त कक्ष में इन दरबारियों की एक महफिल सजी। बाहर रात का घना अंधेरा छा चुका था और ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उस कक्ष के अंदर साजिशों की आंच दहक रही थी। एक दरबारी ने अपने होठों को चबाते हुए कहा, आखिर कब तक हम इस महेशदास की चालाकियों को बर्दाश्त करते रहेंगे? जहां पनाह को तो जैसे उसने अपने किसी जादू में जकड़ लिया है। हम जो भी कहते हैं, बादशाह उसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन बीरबल की कही हुई बेतुकी बातों को भी वो पत्थर की लकीर मान लेते हैं। दूसरे दरबारी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली और बोला, समस्या ये है कि बीरबल सचमुच बहुत चतुर है। हम जब भी उसके लिए कोई जाल बिछाते हैं, वो उसमें फंसने के बजाय हमें ही उसमें उलझा देता है। हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा
जो इंसान की सोच के दायरे से ही बाहर हो। कोई ऐसा काम जो दुनिया का कोई भी इंसान कर ही न सके। और जब बीरबल वो काम नहीं कर पाएगा तो बादशाह के सामने उसका सिर शर्म से झुक जाएगा और हमें उसे नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा। तभी एक बहुत ही चालाक और उम्रदराज वजीर, जिसकी आंखों में एक अजीब सी धूर्तता थी, मुस्कुराया। उसने अपने प्याले से एक घूंट लिया और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, मेरे पास एक तरकीब है, एक ऐसी तरकीब जिसका कोई तोड़ इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। हम बादशाह सलामत के कान भरेंगे और बीरबल से एक ऐसी चीज मंगवाएंगे जिसका कोई रूप, रंग या आकार होता ही नहीं है। जब चीज का वजूद ही नहीं तो बीरबल उसे लाएगा कहां से? सभी दरबारियों की आंखें चमक उठीं। ऐसी कौन सी चीज है? सबने एक साथ पूछा। वजीर ने अपनी मुस्कान चौड़ी करते हुए कहा, चिंता, इंसानी फिक्र। हम बादशाह से कहेंगे कि वो बीरबल को आदेश दे कि वो लाहौर से 100 घड़े चिंता भरकर लाए। लाहौर इसलिए क्योंकि वो यहां से बहुत दूर है और बीरबल को इस काम के लिए वहां जाना पड़ेगा, जिससे वो लंबे समय तक दरबार से दूर रहेगा। जब वो 100 घड़े चिंता नहीं ला पाएगा तो बादशाह के हुक्म की नाफरमानी होगी। और आप तो जानते ही हैं, बादशाह अपने हुक्म की नाफरमानी करने वालों को सीधा मौत या देश निकाला देते हैं। ये योजना सुनकर सभी दरबारी खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि अब बीरबल का अंत निश्चित है। अगले ही दिन जब दरबार लगा तो माहौल आम दिनों से कुछ अलग था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शाही तेज था। दरबारियों ने अपनी योजना के अनुसार काम शुरू कर दिया। जब भी बीरबल की बात आती, वे धीरे धीरे बादशाह के कानों में जहर घोलने लगे। जहां अपना एक वजीर ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे तो अब 7 समंदर पार तक होने लगे हैं। सब कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं जो बीरबल न कर सके। लेकिन हुजूर, कभी कभी हमें लगता है कि बीरबल को अपनी इस बुद्धिमानी पर थोड़ा घमंड हो गया है। वो खुद को मुगल सल्तनत का सबसे अक्लमंद इंसान समझने लगा है। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल अक्लमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने कई बार हमारी और इस सल्तनत की हिफाजत अपनी सूझबूझ से की है। बेशक जहांपना। दूसरे दरबारी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हम बीरबल की काबिलियत पर शक नहीं कर रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि क्या वो सचमुच उतना ही चतुर है जितना वो दिखाता है। अगर वो दुनिया का सबसे चतुर इंसान है तो उसे कोई ऐसा काम दिया जाना चाहिए जो वास्तव में उसकी चतुराई की असली परीक्षा हो, वरना आम पहेलियां तो कोई भी सुलझा सकता है। अकबर को भी दरबारियों की इस चुनौती में एक मजा आने लगा। वे भी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि जब भी बीरबल किसी मुश्किल से निकलते थे तो अकबर को उन पर और ज्यादा गर्व महसूस होता था। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, तो तुम लोग ही बताओ, बीरबल को ऐसा कौन सा काम दिया जाए जो उसकी अक्ल का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो? दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सबसे बुजुर्ग वजीर ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हमने सुना है कि आजकल लाहौर शहर में बहुत चिंता बिक रही है। वहां के बाजारों में चिंता का व्यापार हो रहा है। आप बीरबल से कहिए कि वो लाहौर जाए और हमारे शाही खजाने के लिए 100 घड़े चिंता भरकर लाए। अगर वो वाकई इतने बुद्धिमान हैं तो उनके लिए यह काम बाएं हाथ का खेल होगा। अकबर भी इस अजीबोगरीब बात को सुनकर अंदर ही अंदर हैरान रह गए। चिंता, और वो भी बाजार में बिकने वाली, और उसे घड़ों में भरकर लाना। अकबर तुरंत समझ गए कि यह दरबारियों की एक बहुत ही गहरी और सोची समझी साजिश है। वे ये भी समझ गए कि दरबारियों का मकसद बीरबल को फंसाना है, लेकिन बादशाह के अंदर का खिलाड़ी जाग चुका था। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल इस बेतुकी मांग का भी कोई न कोई ऐसा बेजोड़ जवाब ढूंढ कर लाएगा जो इन दरबारियों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी के उस रोमांचक मोड़ पर पहुंचे जहां अकबर बीरबल को ये अजीबोगरीब चुनौती देते हैं, मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं।
क्या आपको भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता होती है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। अगर आपको यहां तक की कहानी सुनकर मजा आ रहा है और आप बीरबल की बुद्धिमानी के दीवाने हैं, तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही शानदार और खोई हुई कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट करके हमें अभी बताएं कि अगर आप बीरबल की जगह होते और आपसे कोई चिंता मांग लेता तो आप क्या करते? क्या आप घबरा जाते या कोई तरकीब निकालते? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वे भी अपने दिमाग की बत्ती जला सके। तो चलिए वापस चलते हैं मुगल दरबार की उस महफिल में जहां एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अकबर ने पूरे दरबार में शांति बनाए रखने का इशारा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज इस सन्नाटे में साफ सुनी जा सकती थी। अकबर ने अपनी बुलंद और रौबदार आवाज में पुकारा, बीरबल आगे आओ। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन और समझ रहे थे, पूरी शान और शालीनता के साथ आगे बढ़े। उन्होंने झुककर बादशाह को आदाब किया और बोले, हुक्म कीजिए जहांपनाह, अपने इस गुलाम के लिए क्या सेवा है? अकबर ने अपनी मुस्कान को छुपाते हुए बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बीरबल, हमारे कुछ वजीरों ने हमें इत्तला दी है कि आजकल लाहौर के बाजारों में एक बहुत ही कीमती चीज बिक रही है। उन्होंने बताया है कि वहां चिंता का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है। हमारी मुगल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर सल्तनत है। हमारे खजाने में दुनिया भर के हीरे जवाहरात मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इस नई चीज चिंता का कोई भंडार नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम कल ही सुबह लाहौर के लिए रवाना हो जाओ। बीरबल ने बिना अपनी आंखों का भाव बदले ध्यान से सुना। अकबर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लाहौर जाओ और वहां से ठीक 100 घड़े चिंता के भरकर हमारे दरबार में लेकर आओ। याद रहे बीरबल, घड़े पूरी तरह से चिंता से भरे होने चाहिए। उनमें जरा सी भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। और इस काम के लिए हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। अगर 1 महीने के भीतर तुम 100 घड़े चिंता लेकर हमारे सामने पेश नहीं हुए तो तुम्हारे लिए इस दरबार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे और तुम्हें हमारी सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबार के जलने वाले मंत्रियों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को चारों खाने चित कर दिया है। अब न तो बीरबल चिंता ला पाएगा और न ही अपनी जान बचा पाएगा। लेकिन बीरबल का चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत था। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट और न ही कोई हैरानी। दोस्तों, यहां इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी तथ्य बताना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा राज है जो इस कहानी के आखिरी भाग यानी भाग 5 में एक बहुत बड़ा धमाका करेगा। मनोविज्ञान और पुराने वेदों में कहा गया है कि चिंता और कुछ नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में पलने वाली एक बेल की तरह होती है। आप इसे जिस बर्तन में, जिस सांचे में डालते हैं, ये उसी का आकार ले लेती है। अगर आप छोटी सोच के बर्तन में चिंता को रखेंगे तो वो छोटी रहेगी, लेकिन अगर आप एक बड़े घमंड या अहंकार के बर्तन में चिंता को पालेंगे तो वो उसी आकार में बड़ी होकर उस बर्तन को अंदर से पूरी तरह जकड़ लेगी। बीरबल इसी प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को आधार बनाकर एक ऐसा खेल खेलने वाले थे जिसमें न केवल लाहौर का राजा फंसने वाला था, बल्कि मुगल सम्राट अकबर को भी जीवन का एक ऐसा फलसफा मिलने वाला था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ये कद्दू और घड़े का वो गुप्त रहस्य है जिसका पूरा सच हम भाग 5 में खोलेंगे, इसलिए कहानी के एक एक शब्द को ध्यान से सुनते रहिएगा। बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से अपना सिर झुकाया और एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह का हुक्म सिर आंखों पर। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं शाही खजाने के लिए इतनी नायाब चीज लेकर आ सकूं। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं कल ही सुबह लाहौर के लिए प्रस्थान करूंगा और ठीक 1 महीने बाद
इस भरे दरबार में सो घड़े शुद्ध और खालिस चिंता लेकर हाजिर होऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए जहांपना, मैं ऐसी चिंता लेकर आऊंगा जिसे देखकर आपके इन दरबारियों की भी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बीरबल का ये आत्मविश्वास देखकर वो दरबारी जो अभी तक खुशी से फूल रहे थे, अचानक थोड़े परेशान हो गए। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर बीरबल इतने शांत कैसे हैं। क्या उन्हें कोई तरकीब सूझ गई है या वे केवल अपनी मौत को गले लगाने का नाटक कर रहे हैं? अकबर ने भी बीरबल की आंखों में वो चिरपरिचित चमक देखी और समझ गए कि खेल बहुत रोमांचक होने वाला है। बीरबल ने दरबार से विदा ली और अपने घर की ओर चल दिए। वे जानते थे कि चिंता जैसी अमूर्त चीज को घड़े में भरना भौतिक रूप से असंभव है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि दुनिया में हर बेतुके सवाल का एक बेतुका लेकिन तार्किक जवाब जरूर होता है। लाहौर का सफर लंबा था और रास्ते में उन्हें अपनी योजना को पूरी तरह से पक्का करना था। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि यात्रा की तैयारी की जाए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरबल का काफिला लाहौर की दिशा में बढ़ चला। दिल्ली से लाहौर का रास्ता जंगलों, नदियों और रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरता था। बीरबल अपने घोड़े पर बैठे बैठे बस एक ही बात सोच रहे थे कि आखिर चिंता को रूप कैसे दिया जाए। तभी रास्ते में उन्होंने एक किसान को अपने खेत में काम करते देखा। उस किसान के खेत में कई तरह की सब्जियां और बेलें उगी हुई थी। बीरबल ने घोड़ा रोका और उस खेत को ध्यान से देखने लगे और अचानक उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। उन्हें वो जवाब मिल गया था जिसे वो पूरी रात खोज रहे थे। प्रकृति ने उन्हें वो रास्ता दिखा दिया था जो सीधे अकबर के दरबार में उनके सम्मान को वापस दिलाने वाला था। पर क्या बीरबल का ये आइडिया सच में काम करेगा? लाहौर का राजा जब मुगल सल्तनत के इस खास मंत्री को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो बीरबल की मदद करेगा या मुतलों का नाम सुनकर उन पर हमला कर देगा? और बीरबल ने उस खेत में ऐसा क्या देखा जिसने उनकी सारी परेशानी पल भर में दूर कर दी? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले और बेहद रोमांचक भाग में। तो दोस्तों, तैयार रहिए ये देखने के लिए कि कैसे बीरबल लाहौर पहुंचते हैं और अपनी अक्ल के बल पर लाहौर के राजा के छक्के छुड़ा देते हैं। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से खिली भी नहीं थी। मुगल सल्तनत की राजधानी का आसमान एक हल्की सी सुनहरी और गुलाबी चादर ओढ़े हुए था। ठंडी हवाओं के बीच बीरबल का काफिला अपने सफर पर निकल चुका था। घोड़ों की टापों की आवाज शांत सड़कों पर गूंज रही थी। बीरबल के साथ उनके कुछ बेहद वफादार सिपाही और सेवक थे। यह सफर कोई आम सफर नहीं था। ये एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की यात्रा थी जिसे सुनकर किसी भी आम इंसान का दिमाग सुन पड़ जाए। बीरबल अपने घोड़े की लगाम थामे गहरे ख्यालों में डूबे हुए थे। उनके दिमाग में आगरा के उस दरबार का दृश्य बार बार घूम रहा था जहां मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारियों ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उनके लिए यह जाल बिछाया था। वे जानते थे कि उन दरबारियों की असली मंशा चिंता मंगवाना नहीं, बल्कि बीरबल को हमेशा हमेशा के लिए बादशाह अकबर की नजरों से गिराना और दरबार से बाहर का रास्ता दिखाना था। रास्ते में पंजाब के हरे भरे खेत, कल कल करती नदियां और छोटे छोटे गांव पीछे छूटते जा रहे थे। बीरबल प्रकृति की इस सुंदरता को देख रहे थे, लेकिन उनका दिमाग एक अलग ही शतरंज बिछा रहा था। उन्होंने सफर की शुरुआत में ही उस खेत में जो कद्दू की बेलें देखी थी, उसने उनके दिमाग में एक शानदार और अचूक योजना का बीज बो दिया था। अब उन्हें बस लाहौर पहुंचकर उस बीज को एक पेड़ बनाना था। सफर लंबा था और रास्ते में कई रातें उन्हें खुले आसमान के नीचे अलाव जलाकर गुजारनी पड़ी। रात के सन्नाटे में जब सिपाही आराम करते तो बीरबल आग की लपटों को देखते हुए इंसान की फितरत के बारे में सोचते। चिंता कितना अजीब शब्द है ना, एक इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देने वाली दीमक। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए कि कैसे लोग अपनी ही बनाई हुई चिंताओं के घड़े अपने सिर पर लादे घूमते हैं। उन्होंने तय कर लिया था
कि वे इस बार ऐसी चिंता का रूप गढ़ेंगे जो बादशाह अकबर के दरबारियों को जिंदगी भर का सबक दे जाएगी। दिन बीतते गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बीरबल का काफिला लाहौर शहर की सरहदों में दाखिल हुआ। लाहौर उस समय एक बेहद समृद्ध और खूबसूरत शहर हुआ करता था। ऊंची इमारतें, बड़े बड़े बाजार और वहां की रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन जैसे ही लाहौर के पहरेदारों ने मुगल सल्तनत के झंडे और अकबर के सबसे खास नवरत्न बीरबल को शहर की ओर आते देखा तो पूरे लाहौर किले में हड़कंप मच गया। जबर आग की तरह फैल गई कि दिल्ली से बीरबल आए हैं। लाहौर के राजा के महल में जब यह सूचना पहुंची तो राजा के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उस दौर में मुगल बादशाह का कोई खास दूत अगर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी राज्य में पहुंचता था तो अक्सर उसका मतलब कोई भारी कर वसूलना, कोई चेतावनी देना या फिर युद्ध का ऐलान होता था। लाहौर का राजा अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ। वो घबराहट में महल के कक्ष में इधर उधर टहलने लगा। उसके वजीर और सेनापति भी खौफजदा थे। क्या बादशाह अकबर को हमारी कोई गुस्ताखी बुरी लग गई है? क्या उन्होंने बीरबल को हमारी रियासत छीनने के लिए भेजा है? लाहौर के राजा ने कांपती हुई आवाज में अपने वजीर से पूछा। वजीर ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, बीरबल कोई आम दूत नहीं है। वो जहांपना अकबर के दिमाग समझे जाते हैं। उनका यहां आना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। हमें बहुत ही होशियारी और अदब के साथ उनका स्वागत करना होगा। अगर हमने जरा सी भी चूक की तो मुगल फौजों को लाहौर पर हमला करने में एक पल भी नहीं लगेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल का स्वागत किसी शाही मेहमान की तरह किया जाए। शहर के दरवाजे खोल दिए गए, रास्तों पर फूल बिछाए गए और खुद लाहौर का राजा अपने दरबारियों के साथ किले के मुख्य द्वार पर बीरबल की अगवानी के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही बीरबल का घोड़ा रुका, राजा ने आगे बढ़कर उनके घोड़े की लगाम थाम ली और निहायत ही विनम्रता से आदाब किया। लाहौर की इस नाचीज जमीन पर मुगल सल्तनत के सबसे रोशन चराग का इस्तकबाल है। राजा ने झुककर कहा, फरमाइए बीरबल जी, दिल्ली के तट से हमारे लिए क्या पैगाम आया है? क्या हमसे कोई खता हो गई है जो आपको खुद इतनी लंबी मुसाफिरी करके यहां आना पड़ा? बीरबल राजा के चेहरे पर सांस छलक रहे डर और घबराहट को पढ़ चुके थे। वे अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ घोड़े से उतरे और बोले, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। जहां अपना अकबर आप पर मेहरबान है और लाहौर की शांति से बेहद खुश है। मेरा यहां आने का मकसद कोई जंग या सियासत नहीं है। मैं तो बस शहंशाह के एक छोटे से हुक्म की तामील करने यहां आया हूं। यह सुनकर लाहौर के राजा ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसके सीने पर रखा हुआ जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने बीरबल को पूरे सम्मान के साथ अपने दरबार में आमंत्रित किया। मेहमानवाजी का दौर शुरू हुआ। चांदी के थालों में तरह तरह के पकवान, मेवे और शरबत पेश किए गए। बीरबल ने सफर की थकान मिटाई और दावत का लुत्फ उठाया। जब दावत खत्म हुई और दरबार में सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए, तब राजा ने बहुत ही अदब से पूछा, अब अगर आप मुनासिब समझे तो हमें बताएं कि मुगल आजम ने हमारे लिए क्या हुक्म भेजा है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस हुक्म को पूरा करेंगे। बीरबल अपनी जगह से उठे, दरबार के बीचों बीच आए और बहुत ही गंभीर आवाज में बोले, महाराज, दिल्ली के दरबार में यह नबर पहुंची है कि आजकल लाहौर में बहुत ही उम्दा किस्म की एक चीज पैदा हो रही है। बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि हमारे शाही खजाने में भी वो चीज शामिल की जाए और इसीलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं लाहौर आऊं और यहां से पूरे 100 घड़े भरकर चिंता लेकर जाऊं। पूरे दरबार में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वजीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 100 घड़े, चिंता, ये कैसा मजाक था? राजा ने हकलाते हुए पूछा, माफ कीजिएगा बीरबल जी, शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो गई। आपने क्या कहा? 100 घड़े क्या भरकर देना है? चिंता महाराज, फिक्र, परेशानी,
इंसानी दिमाग की चिंता। बीरबल ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, बादशाह अकबर का फरमान है कि मुझे ठीक 1 महीने के अंदर 100 मिट्टी के घड़ों में यहाँ की सबसे बेहतरीन चिंता भरकर दिल्ली दरबार में पेश करनी है, और ये काम मुझे आपके राज्य में रहकर ही पूरा करना है। अब लाहौर के राजा की हालत देखने लायक थी। कुछ ही देर पहले जो डर शांत हुआ था वो अब दोगुना होकर वापस लौट आया था। राजा सोचने लगा कि ये जरूर मुगल बादशाह की कोई खौफनाक चाल है। वो अच्छी तरह जानता था कि चिंता जैसी चीज को घड़े में नहीं भरा जा सकता, और अगर वो चिंता नहीं दे पाया तो बादशाह अकबर इसे हुक्म उदूली मानकर लाहौर पर फौजी चढ़ाई कर देंगे। ये तो बिना लड़े ही हार जाने वाला जाल था। दोस्तों, जरा सोचिए लाहौर के राजा के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। एक तरफ मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा और चतुर मंत्री खड़ा है, इवंस, जो बहुत ही शांति से एक ऐसी चीज मांग रहा है जिसका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। राजा पसीने से तरबतर था, इवंस, उसके होठ सूख रहे थे। क्या आप भी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं जब किसी ने आपसे कोई ऐसा काम करने को कहा हो जो पूरी तरह से नामुमकिन हो? अगर हाँ इवंस, तो अपनी कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको बीरबल की इस कूटनीति और हमारी यह कहानी पसंद आ रही है इवंस, तो अब इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमें दिमाग को झकझोर देने वाली ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां ढूंढकर लाने की ताकत देता है। हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शानदार कहानी का हिस्सा बन सकें। तो चलिए देखते हैं बीरबल ने लाहौर के इस खौफजदा राजा को कैसे संभाला। राजा अपनी गद्दी से उठा और हाथ जोड़कर बीरबल के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बीरबल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो खुद दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान माने जाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चिंता कोई अनाज, पानी या अशर्फी नहीं है जिसे घड़ों में भरकर दिया जा सके। ये तो मन का एक भाव है। हुजूर अकबर जरूर कोई बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं, या फिर वो हमसे कोई खफा है और लाहौर को तबाह करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। रहम कीजिए बीरबल जी, हमें बचाइए। हम कहां से लाएंगे सो घड़े चिंता? बीरबल को राजा की इस मासूमियत और घबराहट पर थोड़ी दया भी आई और हंसी भी। उन्होंने आगे बढ़कर राजा के कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत और तसल्ली भरे स्वर में कहा, महाराज, आप बेवजह घबरा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था न कि मैं यहां कोई जंग करने नहीं आया। ये किसी और की नहीं बल्कि दिल्ली के कुछ जलने वाले दरबारियों की साजिश है जो मुझे फंसाना चाहते हैं। उन्होंने बादशाह को बरगलाकर ये नामुमकिन काम मुझे सौंपा है ताकि मैं इसे न कर पाऊं और मेरी मौत हो जाए। राजा ने हैरानी से पूछा, तो फिर आप यहां मौत के मुंह में क्यों चले आए? आप तो जानते हैं कि यह काम नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराए। वो एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें से सवालों के जवाब छुपे थे। किसने कहा कि यह काम नहीं हो सकता महाराज? दुनिया में हर ताले की चाबी होती है, बस उसे ढूंढने की नजर होनी चाहिए। मैं यहां चिंता लेने आया हूं और मैं यहां से सो घड़े चिंता लेकर ही जाऊंगा, और इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? राजा ने कुछ राहत महसूस करते हुए पूछा। आप जो कहेंगे, लाहौर की पूरी रियासत आपके कदमों में हाजिर कर दी जाएगी। बस आप बताइए कि हमें क्या करना है। बीरबल ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और दरबार में टहलते हुए अपनी योजना समझानी शुरू की। मुझे आपसे कोई खजाना, कोई फौज या कोई कीमती चीज नहीं चाहिए। मुझे बस 2 चीजों की जरूरत है। पहली, मुझे आपके कुम्हारों से सो बहुत ही बेहतरीन और मजबूत मिट्टी के घड़े चाहिए, लेकिन याद रहे वो घड़े आम घड़े नहीं होने चाहिए। उन घड़ों का पेट बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन उनका मुंह यानी ऊपर का हिस्सा बहुत ही संकरा और छोटा होना चाहिए।
इतना छोटा कि उसमें बस एक इंसान का हाथ मुश्किल से अंदर जा सके। राजा ध्यान से सुन रहा था। उसने तुरंत अपने वजीर को इशारा किया कि वो इस बात को नोट कर ले। और दूसरी चीज? राजा ने पूछा। दूसरी चीज, मुझे लाहौर के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा और उपजाऊ खेत चाहिए। एक ऐसा खेत जिसकी मिट्टी बहुत शानदार हो और जहां सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी ना हो। उस खेत के चारों ओर एक ऊंची चारदीवारी होनी चाहिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति या जानवर वहां ना आ सके। और उस खेत की रखवाली के लिए मुझे आपके सबसे वफादार सिपाही चाहिए जो किसी भी कीमत पर किसी को अंदर ना आने दे। बस आप मुझे ये 2 चीजें दे दीजिए और फिर आप बेफिक्र होकर अपने महल में आराम कीजिए। उन 100 घड़ों में चिंता पैदा करने की जिम्मेदारी मेरी है। राजा और उसके दरबारी बीरबल की ये बातें सुनकर पूरी तरह से चकरा गए थे। 100 खाली घड़े और एक खेत? क्या बीरबल खेत में चिंता उगाने वाले थे? क्या चिंता का कोई बीज होता है जो मिट्टी में बोया जा सकता है? राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बीरबल के चेहरे का आत्मविश्वास देखकर उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि वो कोई सवाल पूछे। उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि बीरबल ने लाहौर पर आने वाले खतरे को अपने ऊपर ले लिया था। जैसा आप चाहे बीरबल जी, राजा ने सिर झुकाकर कहा। कल सुबह तक आपको शहर का सबसे उपजाऊ और सुरक्षित खेत मिल जाएगा और हमारे राज्य के सबसे उम्दा कुम्हारों को आज ही रात काम पर लगा दिया जाएगा ताकि वे आपके बताए हुए आकार के 100 घड़े तैयार कर सके। बीरबल ने राजा का धन्यवाद किया और अपने लिए तैयार किए गए अतिथि कक्ष में आराम करने चले गए। रात हो चुकी थी। लाहौर के महल से दूर कुम्हारों की बस्ती में चाक के घूमने की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। कुम्हारों को समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात इतने अजीब आकार के घड़े क्यों बनवाए जा रहे हैं, लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए वे पूरी मेहनत से मिट्टी गूंद रहे थे और घड़ों को आकार दे रहे थे। बड़े पेट और छोटे मुंह वाले वो घड़े किसी रहस्यमयी जादू के बर्तनों जैसे लग रहे थे। इधर बीरबल अपनी खिड़की से लाहौर शहर के टिमटिमाते दियों को देख रहे थे। उनकी योजना का पहला चरण पूरा हो चुका था। राजा उनके साथ था। जगह मिल चुकी थी और घड़े तैयार हो रहे थे। अब बस उस प्राकृतिक चमत्कार को अंजाम देने का वक्त आ रहा था जो दिल्ली के दरबार में बैठे उन मगरूर दरबारियों के छक्के छुड़ाने वाला था। बीरबल जानते थे कि आने वाला एक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्हें उस खेत में बहुत बारीकी से काम करना होगा। एक छोटी सी गलती और पूरा खेल खराब हो सकता था। अगली सुबह जब आसमान में अभी लालिमा ही छाई थी, लाहौर का राजा खुद बीरबल के पास आया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। बीरबल जी, आपने जो खेत मांगा था वो तैयार है। महल से कुछ ही दूर नदी के किनारे वो सबसे उपजाऊ जमीन है। वहां चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करवा दी गई हैं और मेरे सबसे भरोसेमंद सैनिक वहां पहरा दे रहे हैं। और आपके बताए अनुसार कुम्हारों ने भी अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। आज दोपहर तक वो 100 खास घड़े भी उस खेत में पहुंचा दिए जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब महाराज, आपकी इस मदद के लिए दिल्ली दरबार हमेशा आपका आभारी रहेगा। अब मुझे उस खेत में जाने दीजिए। आज से मेरा पूरा समय उसी खेत में गुजरेगा। बीरबल अपने सेवकों के साथ उस खेत की ओर निकल पड़े। नदी किनारे की ठंडी हवाएं चल रही थी। खेत की मिट्टी वाकई बहुत उपजाऊ और भुरभुरी थी। बीरबल ने खेत के बीचों बीच खड़े होकर चारों तरफ का मुआयना किया। उन्होंने अपने एक खास सेवक को पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सेवक ने सिर हिलाया और तुरंत बाजार की ओर दौड़ पड़ा। राजा के सिपाही जो बाहर पहरा दे रहे थे, वो भी छुप छुप कर अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बीरबल अंदर कर क्या रहे हैं। दोपहर होते होते बैलगाड़ियों में भरकर 100 बिल्कुल नए लाल रंग के पके हुए मिट्टी के घड़े उस खेत में लाए गए। हर घड़ा बिल्कुल एक जैसा था, पेट से मटके की तरह गोल और चौड़ा, और ऊपर से सुराही की तरह एक बहुत ही छोटे और संकरे मुंह वाला।
बीरबल ने हर एक घड़े की बहुत बारीकी से जांच की। उन्होंने देखा कि मुंह इतना ही बड़ा हो कि कोई छोटी चीज तो अंदर जा सके, लेकिन बड़ी चीज बाहर ना आ सके। जब बीरबल को तसल्ली हो गई कि घड़े एकदम सही हैं, तो उन्होंने बैलगाड़ी वालों को वापस भेज दिया। अब उस विशाल खेत में केवल बीरबल, उनके कुछ खास सेवक और वे 100 अजीबोगरीब घड़े थे। बीरबल का वो सेवक जो बाजार गया था, वो अपने साथ कुछ थैलियां लेकर वापस लौट आया था। उन थैलियों में कुछ ऐसा था जो इस पूरी कहानी का रुख पलटने वाला था। बीरबल ने वो थैलियां ली और अपने सेवकों को निर्देश दिया कि खेत की मिट्टी को कैसे तैयार करना है। बाहर खड़े सिपाही और लाहौर का राजा जो दूर से ये नजारा देख रहा था, उनका दिमाग अब पूरी तरह से उलझ चुका था। बीरबल ने जो काम शुरू किया था वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। आखिर बीरबल उस खेत में क्या करने वाले थे? उन थैलियों में ऐसा क्या था जो बीरबल का सेवक बाजार से लेकर आया था? और सबसे बड़ा सवाल, वो 100 खाली घड़े जिनका मुंह इतना छोटा था, वो चिंता से कैसे भरने वाले थे? क्या सचमुच मिट्टी में चिंता का कोई बीज बोया जा सकता है? ये एक ऐसा जादुई और कूटनीतिक खेल था जो अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले और सबसे बेहतरीन भाग में, जहां बीरबल की चतुराई और प्रकृति का विज्ञान मिलकर एक ऐसा चमत्कार करेंगे जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लाहौर के बाहरी इलाके में रावी नदी के किनारे स्थित वो विशाल खेत अब किसी अभेद्य किले में तब्दील हो चुका था। खेत के चारों ओर रातों रात ईंटों और गारे की एक बहुत ही ऊंची और मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई थी। इस दीवार के बाहर लाहौर के राजा के सबसे खूंखार, हथियारों से लैस और मुस्तैद सिपाही दिन रात पहरा दे रहे थे। इन पहरेदारों को सख्त हिदायत थी कि परिंदा भी पर न मार सके। किसी भी अजनबी को उस खेत के आसपास फटकने की भी इजाजत नहीं थी। सिपाहियों के चेहरों पर एक अजीब सी दहशत और उलझन साफ देखी जा सकती थी। वे जब भी अपनी गश्त पर होते तो दबी आवाज में आपस में फुसफुसाते कि आखिर इस ऊंची दीवार के पीछे चल क्या रहा है। दिल्ली से आया मुगल आजम का सबसे खास वजीर इतना बड़ा खेत लेकर क्या करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो जो 100 अजीबोगरीब मिट्टी के घड़े बैलगाड़ियों में भरकर अंदर ले जाए गए हैं, उनका क्या राज है? सिपाहियों के मनों में कई तरह के खौफनाक ख्याल आ रहे थे। कोई कहता कि बीरबल अंदर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है, तो कोई कहता कि वो आसमान से किसी रहस्यमयी चीज को उतारने का तिलिस्म रच रहा है। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजे की एक छोटी सी दरार से भी अंदर झांक कर देख सके, क्योंकि अंदर मौजूद शख्स कोई आम इंसान नहीं था। वो हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शहंशाह अकबर का सबसे चतुर नवरत्न महेश दास यानी बीरबल था। दीवारों के अंदर का नजारा बाहर की खौफनाक कल्पनाओं से बिल्कुल अलग, बेहद शांत और हैरान कर देने वाला था। बीरबल, जिन्हें दुनिया हमेशा शाही दरबार में भारी भरकम कीमती पोशाकों, मोतियों की मालाओं, मखमली जूतियों और रेशमी साफे में सजे हुए देखने की आदी थी, वे इस समय एक बिल्कुल ही अलग और अकल्पनीय रूप में थे। उन्होंने अपने शरीर से वे तमाम कीमती शाही कपड़े उतार दिए थे। उनके बदन पर अब केवल एक साधारण सा सूती लिबास था जो किसी आम किसान या मजदूर का होता है। तेज धूप से बचने के लिए उन्होंने अपने सिर पर एक सूती गमछा लपेट रखा था। उनके पैर नंगे थे और वे सीधे मिट्टी के संपर्क में थे। बीरबल के साथ उनके कुछ बेहद वफादार और खास सेवक मौजूद थे जो अपने मालिक के इस रूप को देखकर खुद भी अचंभे में थे। आसमान से सूरज आग उगल रहा था, दोपहर की तपिश से जमीन जल रही थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई थकान या परेशानी की कोई लकीर तक नहीं थी। उनका पूरा ध्यान केवल और केवल उस भुरभुरी, नम और उपजाऊ मिट्टी पर था जो उनके पैरों के नीचे थी। थोड़ी और जल्दी करो, उस थैली को मेरे पास लेकर आओ, बीरबल ने अपने एक सेवक को इशारा करते हुए कहा। वो सेवक जो सुबह तड़के ही भेष बदलकर
लाहौर के सबसे बड़े और भीड़ भाड़ वाले बाजार में गया था। दौड़ा दौड़ा बीरबल के पास आया। उसके हाथों में सूत की एक छोटी सी थैली थी। सेवक ने बहुत ही अदब से वो थैली बीरबल के हाथों में सौंप दी। उस थैली में कोई बेशकीमती हीरे जवाहरात नहीं थे। उसमें कोई जादुई भस्म या किसी दूर देश से मंगवाया गया कोई रहस्यमय रसायन भी नहीं था। उस साधारण सी थैली के अंदर कुछ ऐसे बीज थे जो दुनिया के किसी भी किसान के लिए बहुत आम बात हो सकती थी, लेकिन बीरबल के लिए वे बीज एक बहुत बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक युद्ध का सबसे अचूक हथियार थे। वे बीज थे कद्दू के बीज, बहुत ही उच्च कोटि के छांटे हुए और सेहतमंद कद्दू की बेल के बीज। जी हां, कद्दू के बीज। बीरबल का पूरा विलक्षण दिमाग और उनकी ये अकल्पनीय योजना इसी एक साधारण सी सब्जी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बीरबल ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि प्रकृति अपने आप में इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर जादूगर है। इंसान अपनी कुटिल बुद्धि से भले ही कितनी भी बड़ी, उलझी हुई और नामुमकिन सी लगने वाली समस्या क्यों न खड़ी कर दे, प्रकृति के शांत आंचल में उस समस्या का कोई न कोई ऐसा साधारण और अचूक समाधान जरूर छिपा होता है जो सामने आने पर बड़े बड़े ज्ञानियों के दिमाग को हिलाकर रख देता है। बीरबल ने अपने इस रहस्यमयी काम के लिए केवल कद्दू को ही क्यों चुना? इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा, गहरा और मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ था। कद्दू की बेल की एक फितरत होती है कि वो बहुत तेजी से बढ़ती है और फैलती है। अगर उसे सही तरह की मिट्टी, पर्याप्त पानी और भरपूर धूप मिले तो वो चंद हफ्तों के भीतर ही अपने पूरे और विशाल आकार में आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी और रहस्यमयी बात जो बीरबल जानते थे वो ये थी कि अगर किसी बढ़ते हुए फल को, विशेषकर कद्दू जैसे फल को, जब वो बहुत छोटा हो, किसी कठोर बर्तन या सांचे में डाल दिया जाए तो वो फल अपनी प्राकृतिक आजादी और अपने मूल आकार को भूलकर उसी बर्तन के अंदर की खाली जगह का आकार ले लेता है। वो उस बर्तन के अंदर इतना ठसाठस भर जाता है कि फिर उसे बर्तन तोड़े बिना बाहर निकालना प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ हो जाता है। बीरबल ने अपने हाथों में वे छोटे छोटे बीज लिए। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर खेत की उस भुरभुरी और नम मिट्टी को अपने ही हाथों से कुरेदना शुरू किया। मुगल सल्तनत का एक वजीर, एक ऐसा इंसान जिसकी एक उंगली के उठने पर सैकड़ों नौकर और सिपाही दौड़ पड़ते थे, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े सूबेदार कांपने लगते थे, आज वो खुद एक आम किसान की तरह मिट्टी में अपने हाथ सान रहा था। उसके हाथों और नाखूनों में गीली मिट्टी भर गई थी। उनके सेवकों ने जब अपने मालिक को इस तरह धूल मिट्टी में सने हुए देखा तो वे घबराकर दौड़े आए। मालिक, हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? एक पुराने सेवक ने घबराते हुए कहा, यह काम आपके लायक नहीं है। यह मजदूरी का काम है। आप हमारे लिए हुक्म कीजिए। हम अभी पूरे खेत को जोतकर बीज बो देंगे। आपके ये कोमल हाथ और शाही लिबास मिट्टी से गंदे हो रहे हैं। बीरबल ने मिट्टी से सने हुए अपने हाथ हवा में उठाए। उनके होठों पर एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने सेवक की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही, नहीं मेरे दोस्त, तुम नहीं समझोगे। दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान को अपने ही हाथों से अंजाम देना चाहिए। जब तुम किसी चीज को अपने हाथों से बोते हो तो तुम केवल जमीन में बीज नहीं डाल रहे होते, तुम उस जमीन में अपनी नियत, अपना संकल्प और अपनी ऊर्जा बो रहे होते हो। तुम सोच रहे हो कि मेरे हाथ में ये कद्दू का बीज है। नहीं, ये केवल कद्दू का बीज नहीं है। ये वो अजेय तीर है जो दिल्ली के आगरा किले में बैठे उन मगरूर, कुटिल और मुझसे जलने वाले वजीरों के सीनों में जाकर लगेंगे। उन्होंने मेरे लिए मौत का कुआं खोदा है, लेकिन मैं यहां खुद अपने हाथों से उनके भारी घमंड को चकनाचूर करने वाली फसल बोऊंगा। यह कहकर बीरबल फिर से अपने काम में लग गए। उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से एक निश्चित दूरी छोड़ते हुए खेत में लंबी लंबी क्यारियां बनाई। हर क्यारी की मिट्टी को भूर भूरा किया और फिर बहुत ही प्यार
और सावधानी से उन कद्दू के बीजों को मिट्टी के गर्भ में सुला दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सेवकों के साथ मिलकर रावी नदी के ताजे और ठंडे पानी से उन बीजों की सिंचाई की। देखते ही देखते पूरा दिन मेहनत में बीत गया। शाम ढलने लगी। आसमान में सूरज ने अपनी सुनहरी और लालिमा बिखेर दी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। बीरबल ने पसीने से तरबतर अपना माथा पोंछा। उनका शुरुआती काम पूरा हो चुका था। बीज मिट्टी में जा चुके थे। अब बस इंतजार था, प्रकृति के उस खामोश चमत्कार का इंतजार। अगले कुछ दिन बेहद शांत, नीरस और रहस्यमय रहे। बीरबल रोज सुबह सूरज उगने से पहले उस खेत में पहुंच जाते। वे एक साधारण किसान की तरह पौधों को पानी देते, मिट्टी की गुड़ाई करते, खरपतवार निकालते और फिर दोपहर होने तक वापस अपने शाही अतिथि कक्ष में लौट आते। इधर बीरबल शांत थे, लेकिन लाहौर के राजा के महल में तूफान मचा हुआ था। राजा की बेचैनी और घबराहट अब अपनी चरम सीमा को पार करने लगी थी। राजा को लगा था कि मुगल दूत कोई बहुत बड़ा जादू टोना करेगा, कोई तांत्रिक क्रिया करेगा जिससे आसमान फटेगा और वहां से चिंता की कोई बारिश होगी जो 100 घड़ों में भर जाएगी। राजा ने अपने कुछ सबसे चालाक गुप्तचरों को हिदायत दी थी कि वो किसी भी तरह से दीवार के ऊपर से या किसी सुराग से ये देखें कि बीरबल आखिर अंदर क्या कर रहा है। जब गुप्तचरों ने राजा को आकर ये खबर दी कि बीरबल तो अंदर बस एक मामूली किसान की तरह फावड़ा चला रहा है और खेती कर रहा है, तो राजा का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। राजा के दरबारियों ने आग में घी डालते हुए कहा, महाराज, हम मारे गए। मुगल बादशाह ने हमें एक बहुत बड़े धोखे में रखा है। बीरबल हमें बेवकूफ बना रहा है। वो वहां कोई चिंता पैदा नहीं कर रहा, वो तो बस वक्त बर्बाद कर रहा है ताकि 1 महीने की मोहलत खत्म हो जाए और मुगल सेना लाहौर पर हमला कर दे। हमें तुरंत अपनी सेना को जंग के लिए तैयार कर लेना चाहिए। एक दिन राजा से यह मानसिक यंत्रणा बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी जान की परवाह किए बिना खुद उस पहरेदार दीवार के पास पहुंच गया। सिपाहियों ने राजा को अंदर जाने का रास्ता दिया। जब राजा ने उस खेत के अंदर कदम रखा तो उसने जो नजारा देखा वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। बीरबल मिट्टी पर पालथी मारकर बैठे थे और जमीन से फूट रहे एक छोटे से हरे पौधे को बहुत ही ध्यान और प्यार से निहार रहे थे। पास ही में वो 100 अजीबोगरीब आकार के घड़े एक कतार में खाली पड़े थे। राजा के पैरों में कंपन था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, माफ कीजिएगा बीरबल जी कि मैं बिना इत्तला दिए आपके इस काम में दखल दे रहा हूं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। 1 हफ्ता बीत चुका है। हमारे पास केवल 3 हफ्तों का समय बचा है। बादशाह सलामत अकबर ने आपको केवल 1 महीने का वक्त दिया था और मैं यहां देख रहा हूं कि आप कोई चमत्कारी काम करने के बजाय केवल एक मामूली खेती कर रहे हैं। वो 100 खास घड़े जो हमने इतनी मेहनत से रातों रात कुम्हारों से बनवाए थे, वो तो खेत के एक कोने में वैसे ही खाली पड़े हैं। क्या आपको सच में लगता है कि इस खेत की मिट्टी में से रातों रात कोई चिंता का पौधा निकलेगा? बीरबल जी, अगर आप ये काम नहीं कर सकते, अगर ये नामुमकिन है, तो मुझे साफ साफ बता दीजिए। कम से कम मैं अपनी फौज को मुतलों की तलवारों से लड़ने और अपनी रियासत बचाने के लिए तो तैयार कर लो। बीरबल ने अपनी नजरें उस छोटे से पौधे से हटाई और बहुत ही इत्मीनान से अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथों की मिट्टी को एक कपड़े से झाड़ा और राजा के पास आकर उसके कांपते हुए कंधे पर अपना हाथ रखा। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने बहुत ही दार्शनिक और शांत आवाज में कहा, महाराज, आप बेवजह अपना खून जला रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि इंसान के दिमाग में जो चिंता होती है वो किसी एक दिन में अचानक से आसमान से टपक कर पैदा हो जाती है? नहीं महाराज, चिंता भी तो बिल्कुल एक बीज की ही तरह होती है। पहले वो हमारे दिमाग की जमीन में एक बहुत ही छोटे से मामूली से विचार के रूप में बोई जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर हम अपनी नासमझी में उसे अपने डर, अपने भ्रम और अपने भविष्य की घबराहट का पानी देते हैं।
धीरे धीरे वो छोटा सा विचार एक लंबी बेल की तरह हमारे पूरे दिमाग में फैल जाता है, अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है और आखिरकार वो एक इतने बड़े बोझ और इतने विशाल आकार का रूप ले लेता है कि हम चाहकर भी उस फिक्र को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। वो चिंता हमारे दिमाग रूपी घड़े को अंदर से पूरी तरह जकड़ लेती है। बीरबल ने खेत की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, मैं भी तो यहां बिल्कुल वही कर रहा हूं महाराज। मैं चिंता का बीज बो चुका हूं और आप देख रहे हैं कि उसमें से अंकुर भी फूटने लगे हैं। बस आप मुझे कुछ दिन और शांति से अपना काम करने दीजिए, थोड़ा और इंतजार कीजिए। मेरा आपसे वादा है कि आपको चिंता का एक ऐसा जीता जागता, ठोस और भारी रूप देखने को मिलेगा जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में अपने किसी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। राजा बीरबल की इन भारी भरकम मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक बातों को सुनकर और भी ज्यादा चकरा गया। उसे बीरबल की बातें आधी समझ आई और आधी सिर के ऊपर से निकल गई, लेकिन बीरबल के चेहरे पर जो तेज और आत्मविश्वास था, उसे देखकर राजा की और कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो बिना कोई और सवाल किए चुपचाप अपने महल में वापस लौट गया। उसे अब केवल भगवान पर ही भरोसा था कि मुगल सल्तनत का ये सबसे बड़ा दिमाग जो भी कर रहा है, उसमें लाहौर की तबाही नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार छिपा होगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम बीरबल के इस शानदार, ऐतिहासिक और कूटनीतिक खेल के सबसे रोमांचक, वैज्ञानिक और मास्टरमाइंड हिस्से की तरफ बढ़ें, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में या इतिहास के पन्नों में किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी साजिश और मौत के इतने करीब होने पर भी इतना शांत, इतना फोकस्ड और इतना तार्किक रहता हो जितना कि बीरबल? ये बीरबल की दिमागी ताकत, उनका अटूट धैर्य और प्रकृति के प्रति उनकी गहरी समझ ही थी जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बीरबल जैसी शांत और सुलझी हुई सोच अपनाना चाहते हैं? क्या आपको हमारी ये कहानी और इसको सुनाने का ये विस्तृत अंदाज पसंद आ रहा है? अगर हाँ, तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे दिमाग की बत्ती जलाता है और हमें ऐसी ही शानदार, खोई हुई और ज्ञानवर्धक कहानियां ढूंढकर आप तक लाने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट करके हमें अभी बताएं कि जब बीरबल मिट्टी में कद्दू के बीज बो रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपने अंदाजा लगा लिया था कि बीरबल का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या आप बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक सोच से सहमत हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि वे भी अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। चलिए वापस चलते हैं लाहौर के उस पहरेदार खेत में जहां प्रकृति अब अपना सबसे बड़ा तिलिस्म दिखाने के लिए बेताब है। दिन गुजरते गए। लाहौर की वो बेहतरीन आबोवा, रावी नदी का वो मीठा और पोषक पानी और सबसे बढ़कर बीरबल की वो अथक और कड़ी मेहनत अब अपना असली रंग दिखाने लगी थी। खेत की उस गीली मिट्टी में से नन्हे नन्हे हरे अंकुर फूटकर बाहर आ गए थे। कुछ ही दिनों में कद्दू की बेलें बहुत तेजी से जमीन पर फैलनी शुरू हो गई। बेलों के बड़े बड़े, चौड़े और छतरी जैसे हरे पत्तों ने पूरे के पूरे खेत को एक बहुत ही खूबसूरत और मखमली हरी चादर से पूरी तरह ढक दिया था। बीरबल की आंखों में अब एक विजेता वाली चमक आ गई थी। वे समझ गए थे कि जमीन ने अपना काम कर दिया है और अब उनके दिमाग की असली कसरत शुरू होने वाली है। जल्द ही उन लंबी लंबी और मजबूत हरी बेलों पर बड़े बड़े, बेहद खूबसूरत पीले रंग के फूल खिलने लगे। पूरा खेत पीले और हरे रंग के एक अद्भुत संगम से भर गया था। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि कोई भी इंसान इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन बीरबल किसी सुंदरता को निहारने या प्रकृति का आनंद लेने नहीं आए थे। वे तो अपने एक बहुत बड़े मिशन पर थे। कुछ ही दिनों के बाद प्रकृति के नियम के अनुसार
उन पीले फूलों के पीछे के हिस्से से छोटे छोटे, बिल्कुल किसी कांच के कंचे या इंसान के अंगूठे के आकार के गोल गोल हरे कद्दू के फल निकलने लगे। ये वो सही समय था। ये वो पल था जिसका बीरबल पिछले कई दिनों से एक भूखे शेर की तरह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल ने उन छोटे छोटे कद्दुओं को देखा, उन्होंने तुरंत अपने सभी सेवकों को इकट्ठा किया। बीरबल का चेहरा अब पूरी तरह से गंभीर था। उन्होंने अपने सेवकों को वो ऐतिहासिक आदेश दिया जिसे सुनकर सेवक भी एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। जाओ, बीरबल ने आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा, और खेत के उस कोने में जो सो खास घड़े रखे हैं, उन्हें उठाकर बहुत सावधानी से यहां इन बेलों के पास ले आओ। याद रहे, ये कोई मामूली घड़े नहीं हैं। इनमें मेरी जिंदगी और मुगल दरबार का सम्मान टिका है। बहुत ही हिफाजत से लाना। एक भी घड़ा किसी भी कीमत पर टूटना या चटकना नहीं चाहिए। सेवकों ने तुरंत अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया। वे दौड़ कर गए और उनसे भारी और अजीबोगरीब घड़ों को लेकर आए। ये वही खास घड़े थे जिन्हें बीरबल के कहने पर लाहौर के राजा ने कुम्हारों से बनवाया था। इन घड़ों का आकार बिल्कुल किसी गर्भवती महिला के पेट की तरह गोल और बहुत चौड़ा था, लेकिन इनका ऊपर का मुंह बिल्कुल किसी सुराही की तरह बहुत ही छोटा और संकरा था। मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस एक इंसान की मुट्ठी या कोई बहुत छोटी चीज ही अंदर जा सकती थी। बीरबल ने उन 100 घड़ों में से एक घड़ा अपने हाथों में लिया और खेत के बीचों बीच फैली हुई एक लंबी बेल के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उस बेल को बहुत ही नाजुक तरीके से, बहुत ही प्यार और सावधानी से अपने दोनों हाथों से उठाया। उस बेल के सिरे पर एक बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल अंगूठे के नाखून के बराबर का एक नन्हा हरा कद्दू लगा हुआ था। वो कद्दू अभी बेल के तने से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ था और उसे बेल के जरिए पोषण मिल रहा था। बीरबल ने उस घड़े को जमीन पर लिटाया। फिर उन्होंने उस छोटे से कद्दू को, जो अभी बेल में ही लगा हुआ था, बहुत ही आराम से, बिना बेल को जरा सा भी झटका दिए, उस घड़े के संकरे मुंह के अंदर डाल दिया। कद्दू अभी इतना छोटा था कि वो बिना किसी रुकावट के बहुत ही आसानी से घड़े के मुंह से फिसलकर अंदर चला गया। अब स्थिति कुछ इस तरह की थी जो देखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। बड़ा सा मिट्टी का घड़ा खेत की जमीन पर रखा था। कद्दू की पूरी बेल बाहर जमीन पर फैली हुई थी, लेकिन बेल का वो आखिरी हिस्सा जिसमें वो छोटा सा कद्दू लगा था, वो घड़े के संकरे मुंह से होता हुआ घड़े के घुप अंधेरे पेट के अंदर जा चुका था। बीरबल ने घड़े के आसपास की मिट्टी को थोड़ा सा खोदकर घड़े को उसमें फंसा दिया, ताकि तेज हवा चलने पर या किसी जानवर के गुजरने से घड़ा अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि अगर घड़ा हिलता तो मुंह के पास रगड़ खाकर बेल टूट सकती थी। बीरबल ने अपने सेवकों की तरफ देखा, जो आंखें फाड़े इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। बीरबल ने कहा, ठीक इसी तरह जैसा मैंने अभी किया है, तुम सबको हर एक घड़े के अंदर एक एक छोटा कद्दू डालना है, लेकिन मेरी इस चेतावनी को अपने दिमाग में बैठा लो। कद्दू किसी भी हालत में बेल से टूटना या अलग नहीं होना चाहिए। बेल पर कोई खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अगर बेल टूट गई तो कद्दू को जमीन से पोषण मिलना बंद हो जाएगा, वो बढ़ना बंद कर देगा, सड़ जाएगा और हमारी ये महीनों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें अपने हाथ इतने हल्के रखने हैं जैसे तुम किसी नवजात बच्चे को छू रहे हो। सेवकों को अब जाकर बीरबल की पूरी योजना शीशे की तरह साफ साफ समझ में आने लगी थी। उनके चेहरों पर एक हैरानी, खुशी और अचरज से भरी मुस्कान फैल गई। वे समझ गए कि उनका मालिक कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसका दिमाग प्रकृति के नियमों के साथ शतरंज खेल रहा है। सेवकों ने पूरी लगन, एकाग्रता और सावधानी के साथ अपना काम शुरू किया। उन्होंने उस विशाल खेत में फैले हुए ठीक 100 छोटे छोटे कद्दुओं को सावधानी से चुना और उन सभी को बेल से तोड़े बिना एक एक करके उन 100 घड़ों के अंदर डाल दिया और घड़ों को मिट्टी में टिका दिया। जब काम खत्म हुआ तो पूरा खेत अब एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी
और विज्ञान के एक बहुत बड़े प्रयोग जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। 100 लाल रंग के मिट्टी के भारी घड़े पूरे खेत में जगह जगह रखे हुए थे और हर घड़े के मुंह के अंदर एक लंबी हरी बेल जा रही थी, जैसे कोई हरा सांप किसी बिल में घुस रहा हो। और अब शुरू हुआ प्रकृति का असली चमत्कार। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूरज की धूप और जमीन का पानी पाकर बेलें बाहर से बड़ी और मजबूत होती गई और उन बेलों के जरिए जीवन और पोषण पाकर उन मिट्टी के घड़ों के घुप अंधेरे के अंदर बैठे वो नन्हे नन्हे कद्दू भी तेजी से बढ़ने लगे। बाहर से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि घड़े पक्की मिट्टी के बने थे और पूरी तरह से अपारदर्शी थे। लेकिन अंदर ही अंदर उस घुप अंधेरे और उमस भरी गर्मी में वे कद्दू अपना एक विशाल आकार ले रहे थे। कद्दू की प्राकृतिक फितरत ही यही होती है कि वो बहुत तेजी से फूलता है और अपनी जगह बनाता है। एक हफ्ता और बीत गया। अब बीरबल को दिया गया मुगल बादशाह का 1 महीने का समय लगभग खत्म होने के कगार पर था। लाहौर के राजा की बेचैनी अब अपने चरम बिंदु पर थी। राजा ने अपने गुप्तचरों से जब आखिरी बार पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हैं, तो गुप्तचरों ने सिर पीटते हुए बताया, महाराज, वो मुगल वजीर तो पूरी तरह से पागल हो गया है। उसने खेत में 100 घड़े रखे हैं और हर घड़े के मुंह के अंदर पत्ते और बेलें फंसा दी है और रोज उन्हें पागलों की तरह पानी दे रहा है। वहां कोई चिंता नहीं बन रही है महाराज। वो हमारे साथ एक बहुत भद्दा मजाक कर रहा है। ये नबर सुनकर राजा पूरी तरह से हताश हो गया और उसने आधी रात को अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का गुप्त आदेश जारी कर दिया। उसे यकीन हो गया था कि अब मुगलों का हमला निश्चित है और लाहौर की तबाही को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन उस ऊंची दीवार वाले खेत के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बीरबल बहुत खुश थे। एक सुबह वे खेत में गए और उन्होंने एक घड़े को बहुत ही हल्के से हिलाकर देखा। वो घड़ा अब बहुत बहुत भारी हो चुका था। बीरबल ने घड़े के उस संकरे मुंह से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर जो नजारा उन्होंने देखा वो उनकी बुद्धिमानी, उनकी कूटनीति और प्रकृति के विज्ञान की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। घड़े के अंदर बैठा वो छोटा सा कद्दू अब इतना बड़ा और विशाल हो चुका था कि उसने घड़े के अंदर की पूरी जगह को घेर लिया था। कद्दू का हरा और कठोर छिलका घड़े की मिट्टी की दीवारों से पूरी तरह चिपक चुका था। अंदर अब हवा जाने की भी कोई जगह नहीं बची थी। चूंकि घड़े का मुंह बहुत ही छोटा था, इसलिए अब उस विशाल कद्दू को उस मुंह से बाहर निकालने का कोई रास्ता इस दुनिया में मौजूद नहीं था। कद्दू ने पूरी तरह से उस घड़े के पेट का आकार ले लिया था। वो नीचे से गोल और बहुत चौड़ा था, लेकिन ऊपर की तरफ जहां घड़े का मुंह था वो वहां जाकर पूरी तरह से फंस चुका था। अब स्थिति यह थी कि अगर दुनिया का कोई भी इंसान उस कद्दू को उस घड़े से बाहर निकालना चाहता तो उसके पास केवल और केवल 2 ही रास्ते बचे थे। या तो वो उस कद्दू को अंदर ही चाकू से काट काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करे और फिर बाहर निकाले, या फिर वो उस मिट्टी के घड़े को पत्थर से फोड़ दे। लेकिन एक साबुत पूरे कद्दू को बिना घड़ा फोड़े बाहर निकालना अब इंसानी समझ और विज्ञान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका था। बीरबल अपनी जगह पर पूरे गर्व के साथ खड़े हुए। उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास से भरी और रहस्यमयी मुस्कान पूरी शान के साथ लौट आई थी। जो काम दुनिया को नामुमकिन लग रहा था, जिसे सोचकर लाहौर के राजा की रातों की नींद और दिन का सुकून उड़ गया था, और जिसे सोचकर दिल्ली दरबार के दरबारी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और बीरबल की मौत की दुआएं मांग रहे थे, बीरबल ने आज लाहौर की जमीन पर उस काम को मुकम्मल कर दिया था। हमारी चिंता पूरी तरह से तैयार है, बीरबल ने अपने सेवकों से एक विजेता के स्वर में कहा। अब वक्त आ गया है, जाओ और इन सभी बेलों को काट दो। सेवकों ने तुरंत अपनी कमर से तेज धार वाली छुरियां निकाली और हर घड़े के मुंह के बिल्कुल पास से उन हरी बेलों को एक ही झटके में काट दिया।
बेल के कटते ही घड़े के अंदर बैठा वो विशाल कद्दू अपनी जीवन देने वाली जड़ों से हमेशा के लिए अलग हो गया। अब वे सो घड़े जमीन से पूरी तरह से आजाद थे और हर घड़े के अंदर एक बहुत बड़ा, ठोस, भारी और फंसा हुआ कद्दू मौजूद था। बीरबल ने तुरंत अपना अगला आदेश दिया, लाल रंग का मोटा मलमल का कपड़ा लाओ और इन सभी घड़ों के छोटे मुंह को उस कपड़े से बहुत ही कसकर बांध दो। उसके ऊपर मुगल सल्तनत की शाही मोहर लगाने के लिए लाख, वैक्स पिघलाओ। मैं नहीं चाहता कि लाहौर से दिल्ली के इस लंबे सफर के दौरान कोई भी इंसान या कोई भी सिपाही इन घड़ों के अंदर झांक कर ये देख सके कि आखिर इनमें है क्या। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा राज है और ये राज सीधा शहंशाह अकबर के भरे दरबार में ही खुलना चाहिए। सेवकों ने बिजली की फुर्ती से काम किया। उन्होंने हर घड़े के संकरे मुंह को लाल मलमल के कपड़े से कसकर बांधा और उस पर पिघली हुई लाख डालकर मुगल सल्तनत की वो खौफनाक शाही मोहर लगा दी। अब वे सो घड़े बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, गहरे लाल रंग के, बहुत भारी और पूरी तरह से सीलबंद। बीरबल ने एक भारी घड़े को अपने दोनों हाथों से उठाया, उसका वजन महसूस किया। वो घड़ा इतना भारी था कि उसे उठाने में उनकी कलाइयों की ताकत लग रही थी। बीरबल मन ही मन गहराई से सोचने लगे, बादशाह सलामत ने मुझसे सो घड़े चिंता मांगी थी। इंसान के दिमाग में जब चिंता घर कर लेती है तो वो भी तो बिल्कुल इसी कद्दू की तरह हमारे दिमाग के हर कोने को घेर लेती है और एक बार चिंता बड़ी हो जाए तो फिर दिमाग रूपी घड़े को फोड़े बिना उस चिंता को बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये कद्दू जो इस घड़े में कैद है, ये केवल एक सब्जी नहीं है, ये इंसान के अहंकार, दरबारियों की जलन और दुनिया की फिक्र का सबसे सटीक और भयानक प्रतीक है। बीरबल ने अपने एक सबसे तेज दौड़ने वाले सैनिक को पास बुलाया और आदेश दिया, अभी अपना घोड़ा दौड़ाओ और सीधे लाहौर के महाराज के महल में जाओ। उन्हें इत्तला कर दो कि बीरबल ने अपना काम पूरा कर लिया है। मुगल शाही खजाने के लिए जो सो घड़े शुद्ध और खालिस चिंता की मांग की गई थी, वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हम ये सो घड़े लेकर उनके शाही दरबार में हाजिर होंगे। सैनिक ने तुरंत अपना घोड़ा दौड़ाया और धूल उड़ाता हुआ राजा के महल की ओर निकल गया। जब लाहौर के राजा को अपने दरबार में यह संदेश मिला कि 100 घड़े चिंता सचमुच तैयार हो चुकी है, तो पूरे महल में एक भयानक तहलका मच गया। राजा अपने तट से उछल पड़ा, वजीरों के होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? राजा ने अपने बाल नोचते हुए कहा, क्या सच में उस इंसान ने किसी अदृश्य चिंता को मिट्टी के घड़ों में कैद कर लिया है? क्या उसने कोई जादू किया है या ये मुगल दूत का कोई बहुत बड़ा धोखा है? राजा के दिमाग में सवालों का एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। वह सारी रात अपने शयन कक्ष में करवटें बदलता रहा। वह सो नहीं सका। वह बस सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि आखिर बीरबल ने ऐसा कौन सा तिलिस्म रचा है जो इंसान की सोच और समझ से पूरी तरह परे है। और फिर आखिरकार अगली सुबह ही गई। सूरज की किरणें लाहौर के भव्य शाही दरबार को रोशन कर रही थी। पूरा दरबार आज खचाखच भरा हुआ था। शहर के अमीर उमराव सब जमा थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। तभी दरबार के बाहर नगाड़ों की जोरदार आवाज गूंजी और एक दरबार ने चीख कर घोषणा की, मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खास दूत और नवरत्न बीरबल पधार रहे हैं। दरबार के बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे धीरे धीरे खुले। बीरबल, जो अब वापस अपनी शाही पोशाक, कीमती मोतियों और रेशमी साफे में सजे हुए थे, पूरे शाही अंदाज में एक विजेता की तरह अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे का तेज देखने लायक था और उनके पीछे पीछे आ रहे थे उनके वफादार सेवक, जो अपने हाथों में वे सो भारी, सीलबंद और लाल कपड़े से बंधे हुए घड़े उठाए हुए थे।
हर घड़े पर मुगल मोहर चमक रही थी। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सबकी सांसें रुक गई हों। अब वो 100 घड़े चिंता लाहौर के राजा के ठीक सामने रखे थे। राजा की आंखें उन सीलबंद घड़ों पर फटी की फटी थी। लेकिन बीरबल इतनी आसानी से ये घड़े लेकर दिल्ली जाने वाले नहीं थे। वे अब लाहौर के राजा के सामने मुगल बादशाह की ओर से एक ऐसी शर्त बताने वाले थे जिसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। बीरबल राजा से आखिर ऐसा क्या कहेंगे जो इस कहानी का रुख पूरी तरह पलट देगा? और जब ये रहस्यमयी घड़े दिल्ली के दरबार में पहुंचेंगे तो उन घमंडी दरबारियों का क्या हाल होगा जिन्होंने बीरबल के लिए मौत का यह खौफनाक जाल बिछाया था? ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अगले और सबसे धमाकेदार हिस्से में। तो अपनी सांसें थाम कर तैयार रहिए ये देखने के लिए कि कैसे बीरबल की ये सीलबंद चिंता मुगल सल्तनत की जड़ों में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाली है। लाहौर के शाही दरबार में आज जो माहौल था वैसा उस ऐतिहासिक शहर ने अपने पूरे वजूद में कभी नहीं देखा था। दरबार की दीवारें सोने और चांदी की नक्काशी से जगमगा रही थी। बेशकीमती रेशमी कालीनों से पूरा फर्श ढका हुआ था और छत से लटकते हुए विशाल झूमर पूरे कक्ष को रोशन कर रहे थे। लेकिन इस भव्यता और चकाचौंध के बीच एक ऐसा भयानक और दम घोंटू सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी कब्रिस्तान की याद दिला रहा था। लाहौर का राजा अपने ऊंचे और आलीशान सिंहासन पर बैठा जरूर था, लेकिन उसकी हालत किसी सहमे हुए कैदी जैसी हो रही थी। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें सांस छलक रही थी, जिन्हें वो बार बार अपने रेशमी रुमाल से पोंछने की नाकाम कोशिश कर रहा था। राजा के दोनों तरफ कतारों में खड़े वजीर, सेनापति और शहर के सबसे बड़े रईस बुद्ध बने खड़े थे। सबकी सांसें अटकी हुई थी और सबकी नजरें केवल एक ही जगह पर टिकी थी, दरबार के ठीक बीचों बीच रखे हुए उन सो भारी, रहस्यमयी और लाल मलमल के कपड़े से बंधे हुए मिट्टी के घड़ों पर। हर घड़े के मुंह पर मुगल सल्तनत की वो खौफनाक और चमकती हुई शाही मोहर लगी थी, जिसे तोड़ने का मतलब था सीधे मौत को बुलावा देना। और उन घड़ों के ठीक पीछे पूरे शाही रुतबे एक विजेता के गर्व और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ खड़े थे। मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सबसे खास नवरत्न बीरबल। दरबार के सन्नाटे को चीरते हुए आखिरकार बीरबल ने ही अपनी भारी और रौबदार आवाज में बोलना शुरू किया। लाहौर के महाराज की जय हो। जैसा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह का फरमान था, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आपके इस शहर की मिट्टी, हवा और पानी का इस्तेमाल करके मैंने मुगल शाही खजाने के लिए 100 घड़े शुद्ध और खालिस चिंता तैयार कर ली है। ये घड़े अब आपके सामने मौजूद हैं। लाहौर का राजा अपनी गद्दी से थोड़ा आगे की ओर झुका। उसकी आंखें उन सीलबंद घड़ों को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन मिट्टी के घड़ों के अंदर है क्या। क्या सच में इस इंसान ने इंसान के दिमाग में पैदा होने वाली फिक्र और परेशानी को किसी जादुई तरीके से इन घड़ों में कैद कर लिया है, या फिर इन घड़ों के अंदर कोई जहरीली गैस है, कोई खतरनाक जानवर है, या कोई भयंकर तांत्रिक श्राप है? राजा ने अपने सूखे हुए होठों पर जीभ फेरी और हकलाते हुए पूछा, बीरबल जी, आपने ये नामुमकिन काम कैसे किया? क्या सच में इन घड़ों के अंदर चिंता है? क्या मैं अपनी तसल्ली के लिए किसी एक घड़े की मोहर तोड़कर अंदर देख सकता हूं कि आपने इसके अंदर क्या भरा है? मुझे डर है कि कहीं ये कोई बहुत बड़ा धोखा न हो, जिसका खामियाजा मेरी पूरी लाहौर रियासत को अपनी बर्बादी से चुकाना पड़े। बीरबल ने तुरंत अपना हाथ उठाया और उनकी आवाज में एक सख्त चेतावनी थी। हरगिज नहीं महाराज, ये भूल कर भी मत सोचिएगा। इन घड़ों पर मुगल सल्तनत की शाही मोहर लग चुकी है, और आप बखूबी जानते हैं कि जिस चीज पर एक बार शहंशाह अकबर की मोहर लग जाए, उसे खोलने का हट इस पूरी दुनिया में केवल और केवल शहंशाह को ही होता है। अगर आपके दरबार में किसी ने भी इन घड़ों को छूने या इनकी मोहर तोड़ने की जुर्रत की, तो ये सीधे तौर पर मुगल तर्ज से बगावत मानी जाएगी। और अंदर क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये घड़े
कितने भारी हो चुके हैं। राजा के वजीर ने आगे बढ़कर एक घड़े को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की। घड़ा इतना भारी और अंदर से इतना ठोस महसूस हो रहा था, जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा पत्थर भर दिया गया हो। वजीर ने डर के मारे तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, मेरा काम चिंता को पैदा करना और उसे घड़ों में भरना था, जो मैंने कर दिया। लेकिन अब मेरी एक शर्त है, और यह शर्त आपको अपने खास दूत के हाथों एक शाही पैगाम के रूप में दिल्ली के दरबार में शहंशाह अकबर को भेजनी होगी। शर्त? राजा ने हैरानी से पूछा। मुगल बादशाह के दूत होकर आप खुद अपने शहंशाह के सामने शर्त रखेंगे? ये तो हुक्म उदूली है बीरबल जी, आप ऐसा जोखिम क्यों उठा रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में राजनीति और कूटनीति का वो गहरा समंदर था जिसे पार करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। बीरबल ने कहा, महाराज, आप बस इतना समझ लीजिए कि यह शर्त मेरी जान बचाने और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए है जिन्होंने मेरे लिए मौत का ये जाल बिछाया था। आपको अपने शाही कागज पर मेरी तरफ से यह पैगाम लिखना होगा कि लाहौर रियासत की ओर से शहंशाह अकबर के लिए 100 घड़े शुद्ध चिंता भेजी जा रही है, लेकिन इस चिंता को घड़े से बाहर निकालने की एक बहुत ही सख्त शर्त है। शहंशाह के दरबारियों को इन घड़ों में से चिंता को बाहर तो निकालना है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि न तो ये मिट्टी का घड़ा टूटना चाहिए और न ही इसके अंदर बैठी हुई चिंता को काटा या खंडित किया जाना चाहिए। चिंता बिल्कुल साबुत बाहर आनी चाहिए और घड़े पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अगर मुगल दरबार के वजीर ऐसा नहीं कर पाए तो लाहौर रियासत ये समझेगी कि मुगल दरबार में अक्लमंदों की कमी है और हम ऐसी और भी चिंताएं भिजवाते रहेंगे। जैसे ही बीरबल ने यह शर्त राजा को बताई, दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक राजा के दिमाग की बत्ती जल उठी। राजा कोई बेवकूफ इंसान नहीं था। वो तुरंत समझ गया कि बीरबल ने क्या खौफनाक और मास्टरमाइंड खेल खेला है। राजा को नहीं पता था कि घड़े के अंदर कद्दू है, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गया कि बीरबल ने घड़े के अंदर कोई ऐसी चीज फंसा दी है जो घड़े के मुंह से बहुत बड़ी है और अब ये परेशानी लाहौर की नहीं रही। बीरबल ने बड़ी ही खूबसूरती से ये पूरी की पूरी मुसीबत, ये नामुमकिन पहेली मुगल दरबार के उन घमंडी वजीरों के गले में डाल दी है जिन्होंने बीरबल को यहां भेजा था। राजा के चेहरे पर जो डर और घबराहट पिछले कई हफ्तों से छाई हुई थी, वो पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह एक बहुत बड़ी राहत और बीरबल के लिए बेइंतहा इज्जत ने ले ली। राजा अपनी गद्दी से उठा और सीढ़ियां उतरकर सीधे बीरबल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बीरबल जी, राजा की आवाज में अब एक गहरी श्रद्धा थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे ज्यादा चतुर, आपसे ज्यादा दूरदर्शी और आपसे ज्यादा सुलझा हुआ इंसान नहीं देखा। आपने न केवल लाहौर को मुगलों के खौफ से बचाया है, बल्कि आपने राजनीति का एक ऐसा वार किया है जिसका कोई जवाब इस दुनिया में नहीं है। मैं आज ही अपने सबसे तेज घुड़सवार दूत के साथ ये पैगाम दिल्ली भिजवाता हूं। मुगल सल्तनत सच में बहुत खुशनसीब है जिसके पास आप जैसा अनमोल हीरा मौजूद है। राजा ने उसी वक्त अपने खजांची को हुक्म दिया। बीरबल को बेशकीमती हीरों का हार पहनाया गया। उनके सेवकों को अशर्फियों से भरी थैलियां दी गई और उन 100 घड़ों को बहुत ही हिफाजत के साथ शाही बैलगाड़ियों में रखवाया गया ताकि वे दिल्ली के लंबे सफर के लिए तैयार हो सके। लाहौर के पूरे शहर ने सड़कों पर खड़े होकर बीरबल की वापसी का जश्न मनाया। जो बीरबल कुछ हफ्तों पहले एक अजनबी और खौफ का प्रतीक बनकर लाहौर आया था, आज वो उसी लाहौर का हीरो बनकर वापस लौट रहा था। दोस्तों, कहानी के इस बेहद रोमांचक मोड़ पर क्या आपको एहसास हुआ कि बीरबल की असली ताकत उनकी तलवार नहीं बल्कि उनका दिमाग था? बीरबल ने उस समस्या से भागने के बजाय उसी समस्या को एक हथियार बनाया और अपने दुश्मनों की ओर मोड़ दिया। क्या आपने भी अपनी जिंदगी या नौकरी में कभी ऐसा किया है
कि किसी मुश्किल को अपनी बुद्धिमानी से अपने पक्ष में कर लिया हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको बीरबल का ये मास्टरमाइंड प्लान सुनकर मजा आया है और आपके दिमाग के तार झंझना गए हैं, तो इसी वक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका लाइक ही वो ताकत है जो हमें इतिहास की ऐसी गहरी और भूली बिसरी कहानियों को पूरी डिटेल और रोमांच के साथ आप तक लाने का हौसला देता है। अगर आपने अभी तक दिमाग की बत्ती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जो दिमागी पहेलियों का शौकीन है। तो चलिए वापस चलते हैं कहानी में। बीरबल का काफिला लाहौर से निकल चुका है और अब दिल्ली के दरबार में वो तूफान आने वाला है जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। बीरबल का काफिला लाहौर की सरहदों को पीछे छोड़ता हुआ दिल्ली के रास्ते पर बढ़ चला था। बैलगाड़ियों की कतार लंबी थी। हर बैलगाड़ी पर पुआल और गद्दे बिछाए गए थे ताकि रास्तों के गड्ढों की वजह से वे नाजुक मिट्टी के घड़े आपस में टकराकर टूट न जाएं। बीरबल अपने घोड़े पर सबसे आगे चल रहे थे। उनका सफर अब शांत था। आसमान साफ था और ठंडी हवाएं चल रही थी। बीरबल रास्ते भर बस यही सोच रहे थे कि जब ये घड़े दरबार में खुलेंगे और जब मुल्ला दोप्याजा और उनके साथी वजीर इन घड़ों के अंदर फंसे हुए विशाल कद्दुओं को देखेंगे तो उनके चेहरों का रंग कैसे उड़ेगा। वो दृश्य बीरबल के दिमाग में किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह उभर रहा था। इधर आगरा और दिल्ली के मुगल दरबार में माहौल बिल्कुल अलग था। बीरबल को गए हुए लगभग पूरा 1 महीना बीत चुका था। समय सीमा खत्म होने में बस 1 या 2 दिन ही बचे थे। दरबार में रोजमर्रा के काम तो चल रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। शहंशाह अकबर ऊपर से तो बहुत शांत और गंभीर दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल भी घबरा रहा था। उन्हें बीरबल की बहुत याद आ रही थी। कोई भी उलझा हुआ मुकदमा आता तो अकबर की नजरें अपने आप उस खाली जगह की ओर चली जाती जहां बीरबल खड़े हुआ करते थे। अकबर को अपने दिए हुए आदेश पर पछतावा भी हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद इस बार उन्होंने अपने दरबारियों की बातों में आकर बीरबल को एक ऐसी खाई में धकेल दिया है जहां से वापस आना नामुमकिन है। चिंता को घड़े में कैसे लाया जा सकता है, यह तो एक पागलपन था। अकबर रातों को सो नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ मुल्ला दोप्याजा और बीरबल से जलने वाले बाकी दरबारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे जब भी दरबार के बाहर एक दूसरे से मिलते तो उनकी शैतानी हंसी रोके नहीं रुकती थी। देखा मुल्ला जी, एक वजीर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, आखिरकार महेश दास हमेशा के लिए इस दरबार से गायब हो ही गया। 1 महीना पूरा होने वाला है। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो डरपोक लाहौर से ही कहीं दूर जंगलों में भाग गया होगा। वो जानता है कि अगर खाली हाथ लौटा तो शहंशाह उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा देंगे। मुल्ला दोप्याजा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। चिंता जैसी चीज को कोई जिन्न भी घड़े में नहीं भर सकता, तो वो बीरबल क्या चीज है। अब मुगल दरबार पर हमारा एक छत्र राज होगा। कल दरबार का आखिरी दिन है। कल शहंशाह को बीरबल को भगोड़ा घोषित करना ही पड़ेगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये वो दिन था जब बीरबल को दी गई 1 महीने की मोहलत खत्म हो रही थी। मुगल दरबार पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने विशाल और रत्नों से जड़े सिंहासन पर बहुत ही उदास और मायूस चेहरे के साथ बैठे थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर दरबारी की नजरें दरबार के मुख्य दरवाजे पर टिकी थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दरबारियों की मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। दोपहर हो चुकी थी। वजीर आज़म ने अपनी जगह से उठकर शहंशाह को आदाब किया और बहुत ही बनावटी दुख के साथ कहा, जहां अपना गुस्ताखी माफ हो, लेकिन समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बीरबल ने आपके शाही फरमान का अपमान किया है। वो सो घड़े चिंता लेकर नहीं आया। इसका सीधा मतलब यही है कि वो एक भगोड़ा और कायर इंसान है।
अब सल्तनत के कानून के मुताबिक आपको उसे देश निकाला घोषित कर देना चाहिए। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने भारी मन से अपना हाथ उठाया और फैसला सुनाने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि तभी दरबार के बाहर बजने वाले विशाल नगाड़ों पर जोरदार चोट पड़ी। धम धम धम। पूरे किले की दीवारें उन नगाड़ों की गूंज से थर्रा उठीं। दरबार में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो वजीर अभी तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे का खून सूख गया। सबने मुड़कर मुख्य द्वार की ओर देखा। मुख्य द्वार के बाहर खड़े शाही दरबान ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे मुगल दरबार में भूचाल ला दिया। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, मुगल आजम के खास नवरत्न, अपनी अक्ल के बादशाह मोहतरम बीरबल लाहौर से 100 घड़े शाही खजाने की अमानत लेकर पधार रहे हैं। ये घोषणा किसी बिजली के गिरने जैसी थी। शहंशाह अकबर, जो उदासी से गद्दी पर झुके हुए थे, अचानक एक झटके में सीधे बैठ गए। उनकी आंखों में खोई हुई चमक अचानक से वापस आ गई और उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी, सुकून भरी और विजयी मुस्कान फैल गई। दरबार के विशाल और भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराते हुए खुले और सामने का नजारा देखकर दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। बीरबल बहुत ही शाही अंदाज में एक धीमी और आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ दरबार के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक पल के लिए उन जलने वाले दरबारियों की ओर देखा और उनकी आंखों में वो तंज था जो हजारों तलवारों से भी ज्यादा तेज था। बीरबल अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे मुगल सल्तनत के कई हट्टे कट्टे सिपाही चले आ रहे थे और उन सिपाहियों के हाथों में भारी भरकम लाल मलमल के कपड़े और मुगल शाही मोहर से सीलबंद किए हुए पूरे 100 मिट्टी के घड़े थे। सिपाहियों ने बहुत ही अदब और सावधानी के साथ उन 100 घड़ों को दरबार के बीचों बीच फर्श पर कतारों में सजाकर रख दिया। मुल्ला दोप्याजा और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। ये कैसे हो सकता है? इन घड़ों में क्या है? क्या सच में इसने चिंता को भर लिया है? ये तो नामुमकिन था। वे आपस में घबराई हुई आवाज में फुसफुसाने लगे। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह अकबर को झुककर 3 बार आदाब किया। जहां पनाह की उम्र दराज हो, आपका ये अदना सा गुलाम अपना वादा पूरा करके हाजिर है। आपने लाहौर से 100 घड़े चिंता मंगवाई थी। ये लीजिए हुजूर, 100 घड़े पूरी तरह से खालिस, भारी और सीलबंद चिंता आपके सामने पेश है। इन घड़ों में इतनी चिंता है कि इसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। अकबर ने अपनी गद्दी से खड़े होकर उन कतारों में रखे घड़ों को बहुत ही हैरानी और उत्सुकता से देखा। वे समझ गए थे कि बीरबल ने कोई बहुत बड़ा और दिमागी खेल खेला है। अकबर ने पूछा, बीरबल, हम तुम्हारी इस मुस्तैदी से बेहद खुश हैं, लेकिन हमें यह तो दिखाओ कि आखिर तुमने इस निराकार चिंता को इस मिट्टी के घड़े में रूप कैसे दिया। इस मोहर को तोड़ो और हमें अंदर की चीज दिखाओ। बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गुस्ताखी माप जहांपना, लेकिन लाहौर के महाराज ने इन घड़ों के साथ आपके लिए एक खास पैगाम और एक बहुत ही सख्त शर्त भेजी है। ये चिंता ऐसे ही बाहर नहीं आ सकती। शर्त? लाहौर के राजा की इतनी हिम्मत कि वो हमारे सामने शर्त रखे। क्या शर्त है बीरबल? अकबर ने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए पूछा। बीरबल ने दरबार में चारों तरफ फैले उन दरबारियों की तरफ देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ ऊंची आवाज में कहा, लाहौर के महाराज ने पैगाम भिजवाया है कि इन घड़ों के अंदर की चिंता मुगल शाही खजाने के लिए बहुत कीमती है। इसलिए जो भी इस घड़े में से चिंता को बाहर निकालेगा, उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह मिट्टी का घड़ा बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, इस पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, और साथ ही अंदर जो चिंता मौजूद है उसे काटा या खंडित नहीं किया जाना चाहिए। चिंता बिल्कुल साबुत बाहर आनी चाहिए और घड़ा भी साबुत रहना चाहिए। जैसे ही ये शर्त दरबार में गूंजी, पूरा दरबार एक भयंकर रहस्य और खौफ में डूब गया। अब क्या होगा?
जब इन घड़ों की मोहर टूटेगी तो अंदर से ऐसा क्या निकलेगा जो बिना घड़ा तोड़े बाहर आ ही नहीं सकता। मुल्ला दो प्याजा और उन घमंडी दरबारियों की अब क्या हालत होगी, जिन्हें अब शहंशाह के आदेश पर इस नामुमकिन काम को अंजाम देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब शहंशाह अकबर को इस कद्दू और घड़े के विज्ञान का असली रहस्य और इसके पीछे छिपी जिंदगी की वो गहरी सीख समझ में आएगी, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, ये सब हम जानेंगे इस कहानी के आखिरी सबसे रोमांचक और ज्ञान से भरे भाग में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले भाग में होने वाला है दिमाग के सारे पेंच खोल देने वाला एक बहुत बड़ा धमाका। मुगल दरबार के उस विशाल और भव्य कक्ष में अब जो सन्नाटा पसरा था, वो किसी आम सन्नाटे से बहुत अलग था। ये वो खामोशी थी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले महसूस होती है। बीरबल के उन चंद शब्दों ने कि चिंता को बाहर निकालते समय न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही चिंता खंडित होनी चाहिए, पूरे दरबार के माहौल को एक रहस्यमयी और खौफनाक पहेली में तब्दील कर दिया था। दीवार पर जलती हुई मशालों की रोशनी में दरबारियों के चेहरों का उड़ता हुआ रंग साफ देखा जा सकता था। जो दरबारी कुछ ही पलों पहले अपनी शैतानी हंसी से बीरबल की मौत का जश्न मना रहे थे, उनके चेहरों पर अब एक ऐसी दहशत छा गई थी जैसे उनके सामने साक्षात मौत खड़ी हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्नों से जड़े सिंहासन पर बिल्कुल शांत बैठे थे। उनकी तेज और पारखी नजरें दरबार के बीचों बीच रखे 900 लाल रंग के सीलबंद घड़ों पर टिकी थी। अकबर कोई मामूली राजा नहीं थे, वे इंसानी फितरत और कूटनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। बीरबल की इस अजीबोगरीब और नामुमकिन सी शर्त को सुनते ही अकबर का तेज दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। वे तुरंत समझ गए कि लाहौर के राजा की तरफ से रखी गई ये शर्त असल में लाहौर के राजा की नहीं, बल्कि उनके सबसे चतुर नवरत्न बीरबल के ही शातिर दिमाग की उपज है। अकबर को यह समझते देर नहीं लगी कि बीरबल ने लाहौर में कोई बहुत बड़ा तिलिस्म रचा है और अब उसने वो पूरा का पूरा फंदा घुमाकर उन्हीं दरबारियों के गले में डाल दिया है जिन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए ये चिंता वाली बेतुकी साजिश रची थी। अकबर के होठों पर एक बहुत ही बारीक, मुश्किल से दिखाई देने वाली मुस्कान तैर गई। उनका दिल बीरबल की इस बेमिसाल बुद्धिमानी पर गर्व से फूल उठा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक बहुत ही सख्त और गंभीर भाव बनाए रखा। वे इस खेल को उसके अंजाम तक ले जाना चाहते थे ताकि उन घमंडी और ईर्ष्यालु दरबारियों को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक सबक मिल सके। अकबर ने अपनी रौबदार और भारी आवाज में, जो पूरे दरबार में गूंज उठी, कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सुनकर हम हैरत में हैं। लाहौर के राजा ने हमारी मुगल सल्तनत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की है। ये केवल एक शर्त नहीं है, ये मुगल दरबार की अक्ल और हमारी सल्तनत के वजीरों की काबिलियत का इम्तिहान है। अगर हम इस चिंता को उनकी शर्त के मुताबिक बिना घड़ा तोड़े और बिना चिंता को काटे बाहर नहीं निकाल पाए, तो पूरी दुनिया में हमारी मुगल सल्तनत की जग हंसाई होगी। इतिहास लिखेगा कि अकबर के दरबार में अक्लमंदों की नहीं बल्कि बेवकूफों की फौज भरी पड़ी थी। इतना कहकर अकबर अपनी गद्दी से उठे और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। वे चलते हुए उन मुल्लाओं और वजीरों के सामने आकर खड़े हो गए जिन्होंने बीरबल को लाहौर भेजने का प्रस्ताव रखा था। अकबर की आंखों में एक जलती हुई आग थी। मुल्ला दो प्याजा और हमारे मोहतरम वजीर आज़म। अकबर की आवाज में अब एक खतरनाक कड़क थी। तुम लोगों ने ही हमें यह सलाह दी थी कि लाहौर के बाजारों में बहुत बेहतरीन चिंता बिक रही है। तुम लोगों ने ही कहा था कि यह काम केवल बीरबल ही कर सकता है। अब जब बीरबल ने अपनी जान पर खेलकर अपना हुनर साबित करते हुए वो चिंता हमारे दरबार में ला खड़ी की है, तो इस चिंता को खजाने में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अकबर ने अपना हाथ उन 100 घड़ों की तरफ उठाते हुए हुक्म दिया, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि आगे बढ़ो। इन घड़ों की शाही मोहर को अपने हाथों से तोड़ो और लाहौर के राजा की शर्त का अक्षरशः पालन करते हुए बिना इन मिट्टी के घड़ों पर एक भी खरोंच लगाए
और बिना अंदर की चीज को जरा सा भी नुकसान पहुंचाए। उस चिंता को बाहर निकालकर हमारे सामने पेश करो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें सल्तनत का सबसे बड़ा इनाम देंगे। लेकिन अगर तुमने घड़ा तोड़ा या चिंता को कोई नुकसान पहुंचाया तो याद रखना, हम तुम्हारे सिर धड़ से अलग करवा देंगे। यह खौफनाक फरमान सुनते ही मुल्ला दो प्याजा और उस साजिश में शामिल सभी दरबारियों के पैरों तले से जमीन ही नहीं खिसकी, बल्कि उन्हें लगा जैसे आसमान उनके सिर पर टूट पड़ा हो। उनके शरीर का सारा खून जैसे जम गया। उनकी हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि ये एक ऐसा जाल है जिसे उन्होंने खुद बुना था और अब वे खुद ही उसमें बुरी तरह फंस चुके थे। दरबार में मौजूद बाकी सब लोग सांसें रोके ये तमाशा देख रहे थे। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत, हाथ बांधे खड़े थे। उनके चेहरे पर वही विजेता वाली मुस्कान थी। मुल्ला दोप्याजा के पैर कांप रहे थे। उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, जहां पनाह हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? जो चीज घड़े के अंदर है वो क्या है हमें नहीं पता। बिना देखे हम कैसे? तुम्हें नहीं पता? अकबर ने उसकी बात काटते हुए जोर से डांटा। जब तुमने हमसे बीरबल को लाहौर भेजने की जिद की थी तब तुम्हें बहुत पता था कि लाहौर में चिंता मिलती है। अब बहाने मत बनाओ मुल्ला, जाओ और घड़े की मोहर तोड़ो। ये शहंशाह का हुक्म है। मुल्ला दोप्याजा को समझ आ गया कि अब मौत सामने खड़ी है। वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा। उसके साथ वो उम्रदराज वजीर भी था जिसने सबसे पहले ये योजना बनाई थी। दोनों आकर उस कतार के सबसे पहले घड़े के पास घुटनों के बल बैठ गए। मुल्ला के हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो घड़े को छूने से भी डर रहा था। उसने बहुत ही डरते डरते उस घड़े पर लगी मुगल सल्तनत की लाल लाख की मोहर को अपने अंगूठे से दबाकर तोड़ा। मोहर के टूटते ही एक हल्की सी आवाज हुई जिसने दरबार की खामोशी को चीर दिया। फिर मुल्ला ने उस घड़े के संकरे मुंह पर बंधे हुए लाल मलमल के कपड़े को धीरे धीरे खोला। कपड़ा हटाते ही घड़े के अंदर का घुप अंधेरा सामने आ गया। मुल्ला ने अपनी आंखें फाड़कर उस छोटे से मुंह के अंदर झांकने की कोशिश की। दरबार में रोशनी कम थी, इसलिए उसे अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि अंदर कोई बहुत ही ठोस और कठोर चीज ठसाठस भरी हुई है। मुल्ला ने अपना कांपता हुआ हाथ उस घड़े के छोटे से मुंह के अंदर डाला। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस अंदरूनी चीज को छुआ, उसकी आंखें खौफ और अचरज से पूरी तरह फैल गई। उसके हाथ में एक खुरदरी, गोल और बहुत ही कठोर सतह महसूस हो रही थी। उसने अपनी उंगलियों से उस चीज का आकार टटोलने की कोशिश की। वो चीज अंदर से इतनी बड़ी थी कि उसने घड़े की दीवारों को अंदर से पूरी तरह जकड़ रखा था। और वो चीज ऊपर की तरफ, जहां घड़े का मुंह था, वहां आकर इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि मुल्ला की उंगलियां भी मुश्किल से अंदर जा पा रही थी। ये क्या है? मुल्ला के मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकल गई। जहां पनाह, इस घड़े के अंदर तो कोई शैतान बैठा है, कोई पत्थर जैसी चीज है जिसने पूरे घड़े को अंदर से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उम्रदराज वजीर ने भी अपना हाथ अंदर डालकर देखा। उसे भी वही कठोर और विशाल चीज महसूस हुई। उसने उस चीज को अपनी उंगलियों से पकड़कर ऊपर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चीज इतनी भारी और मुंह से इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसका एक सूद भी बाहर आना विज्ञान और प्रकृति दोनों के नियमों के खिलाफ था। वजीर ने पसीने से तरबतर होकर कहा, हुजूर, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अंदर जो भी चीज है वो इस घड़े के मुंह से कम 10 गुना बड़ी है। इसे बिना घड़ा फोड़े बाहर निकालना इंसान तो क्या, किसी फरिश्ते के बस की बात भी नहीं है। तो तुम ये कबूल करते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते? अकबर ने अपनी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक लाते हुए पूछा, तुम लोग जो दिन रात खुद को इस मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा अक्लमंद साबित करने की कोशिश करते हो, आज एक छोटे से घड़े ने तुम्हारी सारी अक्ल की पोल खोल दी है
अगर तुम ये चिंता बाहर नहीं निकाल सकते तो जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद का नाम सुनते ही मुल्ला दो प्याजा और वो सभी साजिश करने वाले दरबारी रोते हुए अकबर के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी पगड़ियां उतारकर शहंशाह के कदमों में रख दी। रहम जहांपना, हम पर रहम कीजिए। वे गिड़गिड़ाने लगे। हम अपनी हार मानते हैं, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई, हमें माफ कर दीजिए हुजूर। हम ये नामुमकिन काम नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि बीरबल ने कौन सा जादू किया है, लेकिन इस घड़े के अंदर जो भी है वो इंसान की सोच से परे है। पूरे दरबार में उन घमंडी दरबारियों की इस बुरी तरह से होती हुई फजीहत को देखकर सन्नाटा छाया हुआ था। जिन लोगों ने बीरबल के लिए मौत का कुआं खोदा था, आज वे खुद उसी कुएं में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। बीरबल का बदला पूरा हो चुका था। बिना एक भी हथियार उठाए बीरबल ने अपने दिमाग की ताकत से अपने सबसे बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। अकबर ने उन दरबारियों की तरफ एक हिकारत भरी नजर डाली और उन्हें वहां से हट जाने का इशारा किया। फिर अकबर खुद चलते हुए उस घड़े के पास आए जिसका मुंह खुला हुआ था। शहंशाह के अंदर का इंसान भी अब यह जानने के लिए बेताब था कि आखिर बीरबल ने इस नामुमकिन काम को कैसे मुमकिन किया है। अकबर ने थोड़ा झुककर उस घड़े के अंदर झांका। उन्हें भी वो कठोर और हरी सतह दिखाई दी। उन्होंने अपना हाथ अंदर डाला, उस चीज को टटोला। अचानक अकबर को कुछ समझ में आया। उन्हें उस चीज की बनावट जानी पहचानी लगी। उन्हें एक खास किस्म की सब्जी की महक आई और जैसे ही अकबर के तेज दिमाग ने उस रहस्य की परत को खोला, दरबार में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, अकबर ने अपना सिर पीछे किया और एक ऐसा गगन भेदी ठहाका लगाया जिससे आगरा के किले की दीवारें गूंज उठीं। शहंशाह इतना जोर से, इतना खुलकर हंस रहे थे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। वे अपने पेट को पकड़कर हंस रहे थे। दरबार में मौजूद सभी लोग बुद्ध बनकर अपने शहंशाह को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मौत के इस तनाव भरे माहौल में शहंशाह को ऐसी कौन सी मजाकिया चीज मिल गई। हंसते हंसते अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, कमाल है बीरबल, लाजवाब, बेमिसाल। तुमने तो इस पूरी दुनिया के विज्ञान और फलसफे को इस एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया में कैद कर दिया है। ये कद्दू है। तुमने इस घड़े के अंदर कद्दू उगाया है ना। कद्दू शब्द सुनते ही पूरे दरबार में एक जबरदस्त कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। कद्दू घड़े के अंदर, ये कैसे मुमकिन है? अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, हम तुम्हारी इस लाजवाब दिमागी कारीगरी से इतने खुश हैं कि हम तुम्हें अपना पूरा खजाना भी दे दें तो वो कम होगा। लेकिन इन बेवकूफ वजीरों और इस दरबार में मौजूद सभी लोगों को ये बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया और इस कद्दू का इस चिंता से आखिर क्या लेना देना है। बीरबल ने शहंशाह के सामने झुककर आदाब किया और फिर पूरे दरबार की तरफ मुड़कर खड़े हो गए। अब वक्त आ गया था इस कहानी के सबसे बड़े राज को खोलने का। एक ऐसा राज जो केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच था। बीरबल ने अपनी गंभीर और दार्शनिक आवाज में पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया, जहांपनाह और इस दरबार में मौजूद मेरे मोहतरम वजीरों, ये सच है कि इस घड़े के अंदर एक बहुत बड़ा, पूरी तरह से विकसित कद्दू है। मैंने लाहौर में एक खेत लिया, कद्दू के बीज बोए और जब कद्दू का फल बिल्कुल एक छोटे से कंचे के आकार का था, तब मैंने उसे बेल से तोड़े बिना इस घड़े के अंदर डाल दिया। समय के साथ कद्दू अंदर ही अंदर बड़ा हुआ और उसने घड़े का पूरा आकार ले लिया। अब चूंकि घड़े का मुंह बहुत छोटा है, इसलिए ये कद्दू बिना घड़ा फोड़े बाहर आ ही नहीं सकता। दरबारी ये सुनकर हैरान थे कि इतनी साधारण सी प्राकृतिक क्रिया का इस्तेमाल बीरबल ने इतने बड़े हथियार के रूप में कैसे किया। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो बात कही जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए।
लेकिन जहांपना, क्या आपने सोचा है कि मैंने कद्दू को ही चिंता का रूप क्यों दिया? क्या यह महज एक मजाक है? नहीं हुजूर, हमारे वेदों, हमारे पुराने ग्रंथों और इंसानी दिमाग के मनोविज्ञान में एक बहुत गहरा सच छुपा है। इंसान के दिमाग में पलने वाली चिंता और इस मिट्टी के घड़े में पलने वाले कद्दू में कोई फर्क नहीं है। पूरा दरबार शांत था। लोग सांस लेना भी भूल गए थे। बीरबल ने एक खाली घड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, ये मिट्टी का घड़ा हमारे इंसानी दिमाग की तरह है और वो कद्दू का छोटा सा बीज इंसान की एक बहुत ही छोटी सी नकारात्मक सोच, एक छोटे से डर या एक मामूली सी फिक्र की तरह होता है। जब हम किसी छोटी सी बात की चिंता करना शुरू करते हैं तो हम अनजाने में उस चिंता के बीज को अपने दिमाग रूपी घड़े के अंदर डाल देते हैं। शुरुआत में वो फिक्र बहुत छोटी होती है, बिल्कुल उस अंगूठे के बराबर कद्दू की तरह। हम चाहे तो उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। बीरबल की आंखें अब उन दरबारियों पर टिकी थी जो अभी भी जमीन पर बैठे कांप रहे थे। हम क्या करते हैं? हम अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपने अहंकार और अपने भ्रम का पानी डालकर उस छोटी सी चिंता को पोसने लगते हैं। हम सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और फिर वो चिंता अंदर ही अंदर बड़ी होने लगती है। वो हमारे दिमाग की सारी खाली जगह को घेरने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो चिंता इतनी विशाल हो जाती है कि वो हमारे पूरे दिमाग को अंदर से जकड़ लेती है। वो उस कद्दू की तरह हो जाती है जो घड़े में फंस चुका है। बीरबल ने अपनी बात को एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली मोड़ देते हुए कहा, और जब चिंता अपने पूरे आकार में आ जाती है तब इंसान तड़पता है। वो चाहता है कि इस फिक्र को अपने दिमाग से निकाल दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि दिमाग का मुंह यानी हमारी समझ का दायरा बहुत छोटा पड़ जाता है और फिर उस विशाल चिंता को बाहर निकालने का केवल एक ही रास्ता बचता है, दिमाग रूपी घड़े का टूट जाना। इंसान पागल हो जाता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, वो टूटकर बिखर जाता है। इसीलिए जहांपना, मैंने इन वजीरों से कहा था कि चिंता को साबुत बाहर निकालो, क्योंकि एक बार चिंता दिमाग में घर कर ले तो बिना इंसान को तोड़े, बिना उसे बर्बाद किए वो बाहर नहीं आ सकती। बीरबल का यह भाषण सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे गहरी, इससे सच्ची और इससे बड़ी सीख कभी नहीं सुनी थी। दरबार में मौजूद हर एक इंसान की रूह काम गई। सबको अपनी अपनी जिंदगी की वो सारी चिंताएं याद आ गई जिन्हें वे बेवजह अपने दिमाग में पाल कर बैठे थे। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी दरबारी अब शर्म, पश्चाताप और अपने कर्मों के बोझ तले इस कदर दब चुके थे कि उनकी नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। वे समझ गए थे कि उन्होंने जो ईर्ष्या और जलन की चिंता अपने दिमाग में पाली थी, उसी चिंता ने आज उनके सम्मान और उनकी हैसियत को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अकबर ने अपनी गद्दी की तरफ कदम बढ़ाए। वे अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बीरबल, अकबर की आवाज में एक गजब का स्नेह और सम्मान था। तुमने आज केवल एक साजिश का पर्दाफाश नहीं किया है, तुमने आज पूरी मुगल सल्तनत को और इस तर्क पर बैठे एक बादशाह को भी जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा फलसफा सिखाया है। हम मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज इस भरे दरबार में तुम्हें राजा की उपाधि से नवाजते हैं। आज से तुम केवल हमारे वजीर नहीं, बल्कि हमारे सबसे खास राजा बीरबल हो, और हमारी तरफ से तुम्हें 10,000 अशरफिया, लाहौर की सबसे उपजाऊ जमीनें और आगरा के किले के पास एक भव्य महल इनाम में दिया जाता है। पूरा दरबार राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। अकबर ने फिर उन दरबारियों की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, और तुम लोग, तुम्हारी ईर्ष्या और तुम्हारी इस घटिया साजिश ने मुगल दरबार का सिर नीचा किया है। हम तुम्हें मौत की सजा तो नहीं दे रहे, क्योंकि बीरबल ने अपनी अक्ल से तुम्हारी साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें दरबार के सभी ऊंचे ओहदों से तुरंत बर्खास्त किया जाता है। तुम्हारी सारी जागीरें जब्त की जाती है
और तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम इन 100 घड़ों को अपने नंगे कंधों पर उठाकर पूरे आगरा शहर में घुमाओगे, ताकि दुनिया को पता चले कि दूसरों के लिए चिंता का कुआं खोदने वाले एक दिन खुद उसी कुएं में कैसे दफन हो जाते हैं। दरबारियों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और अकबर के हुक्म की तामील की गई। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों का घमंड हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। उस दिन के बाद से मुगल दरबार में फिर कभी किसी ने राजा बीरबल की बुद्धिमानी, उनकी कूटनीति और उनकी हाजिर जवाबी पर शक करने की जुर्रत नहीं की। बीरबल का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया और वो 100 घड़े चिंता हमेशा के लिए इंसान की सोच, उसके मनोविज्ञान और उसकी बेवकूफ़ी का एक ऐसा प्रतीक बन गए जिसकी मिसाल आज सदियों बाद भी दी जाती है। इंसान आज भी अपनी चिंताओं के घड़े लेकर घूम रहा है, बस उसे वो बीरबल नहीं मिल रहा जो उसे बता सके कि चिंता का वो बीज बोना ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बीरबल की ये लाहौर वाली चाल और कद्दू के घड़े का यह गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य इवंस? क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण सी सब्जी इंसान की जिंदगी का इतना बड़ा फलसफा बयान कर सकती है? अगर आपको ये लंबी इवंस रहस्यमयी और मज़ेदार कहानी पसंद आई और इसने सच में आपके दिमाग के तार झंझना दिए हैं इवंस, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमें ऐसी ही ऐतिहासिक और दिमाग को हिला देने वाली कहानियाँ लाने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप कद्दू को घड़े से बिना फोड़े निकाल सकते थे इवंस, या फिर इस कहानी का वो कौन सा हिस्सा था जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में चिंताओं का कद्दू पाल रहे हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और हाँ इवंस, हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही बुद्धिमानी भरी इवंस खोई हुई और ज्ञानवर्धक कहानियाँ बिना किसी रुकावट के आप तक पहुँचती रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें इवंस, ताकि वे भी अपनी चिंताओं के घड़े को फोड़ सकें और अपनी दिमाग की बत्ती जला सके। देखते रहिए दिमाग की बत्ती, जहां हर कहानी के साथ आपकी सोच का दायरा और बड़ा होता है। धन्यवाद और जय हिंद।